ठीक है, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। अब ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ यहां लड़े मरे जा रहे हैं, काफी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है, नोडल प्लेन बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इससे कनेक्टेड है ये स्ट्रक्चर। आई बात आपको समझ में? अब इसी तरीके से सीखा होगा तो यहां पर क्या किया उन्होंने, अपने जो नेचर थे ना, जो अपनी प्रॉपर्टीज थी ना, उन प्रॉपर्टीज को आपस में क्या किया, शेयर किया। और वेलकम अगेन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैट केम क्लासेस में। तो काफ़ी वेट के बाद आपका अगला लेक्चर भी आप सभी के सामने आ चुका है। होपफुली आपने केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ ली होगी, हर तरीके के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, तो कुछ बातें मैं आपसे सभी सब करना चाहता हूं। जैसे कि पहली बात तो ये कि लगातार इस सीरीज को आपको कंटिन्यू करना है। जो भी नोट्स होंगे वो नोट्स बनाने हैं और जितने भी तरीके के डाउट्स हैं उसी दिन सॉल्व करना है। जैसे कि अब ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं टेलीग्राम पर 9 बजे आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, 9 बजे या फिर जैसे ही, मतलब जितने भी बजे, वैसे 4 बजे अपलोड करने का प्रोग्राम है अभी तक का। तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद हम टेलीग्राम पर डाउट सेशंस के लिए रेडी हो जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है आप सभी के लिए कि देखो पूरा लाइव ही है, अभी मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं तो उस समय भी मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए जो भी डाउट जहां पर हो उसी टाइम उसको कॉपी में नोट कर लेना और उसी कॉपी की फोटो सीधा आप कहाँ भेज देना, टेलीग्राम पर। तो सीधा ना आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होगी। और 1 वर्ड 2 वर्ड के अगर आपके डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट में साथ में करते रहिए, मैं साथ में रिप्लाई आपको करता रहूंगा। मेन हमारा जो सबसे बेसिक फंडा है, जो मेन हमारा एम होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जैसे जैसे वीडियो जा रही हैं वैसे वैसे आपको लेक्चर कंप्लीट करना है। सबसे मेन बात ये है, ये नहीं है कि छोड़ के चले गए, आधे घंटे बाद पढ़ के चले गए, 1 घंटे बाद पढ़ के चले गए कि बाद में कर दूंगा। ठीक है, कि स्पीड में पढ़ दूंगा। देखो, अगर तुमने टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है, अगर तुमने टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है तो आराम से भाई बैठ जाओ, कान में ईयरफोन लगाओ, आराम से लेटे रहो और सारी बातें आराम से सुनते रहो। एक केमिस्ट्री के बारे में ही बात सुनते रहोगे तो दिमाग में वो चीजें आराम से रिवाइज होती रहेंगी। ऐसे नहीं कि अरे यार ये स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है, मैं बाद में देखूंगा। पूरा का पूरा लेक्चर देखो, क्या पता कुछ नई बात मिल जाए, है कि नहीं? और उसके बाद क्या पता कोई नया क्वेश्चन मिल जाए, या फिर रिवीजन तो हो ही रहा है। ये तो बात है उनके लिए जिन्होंने पढ़ रखा है। दूसरी बात, अगर जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भाई ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज है ये। ठीक है, आप आराम से इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। जो रिवीजन जितना हो सकेगा उतना डिटेल वाइज डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर रहा हूं, या किसी क्वेश्चन तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऊपर ऊपर चलेंगे। तो कुछ बेसिक्स भी लिए जाएंगे, कुछ एडवांस भी लिया जाएगा। तो अगर आपको कोई बहुत टफ पार्ट लग रहा है, ठीक है, वैसे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो भी क्वेश्चन, जितने भी बातें हम यहाँ पर करेंगे, आप पहली बार पढ़ रहे हो बॉन्डिंग, या फिर 10वीं बार पढ़ रहे हो, या फिर 1000 बार पढ़ चुके हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलना चाहिए। यही हमारा एम है। ये हो गई दूसरी बात हमारी। ठीक है, कि मतलब बिल्कुल लाइव की तरीके ही रखना है। मैं यहाँ वीडियो भी बना रहा हूँ, साथ में आपके साथ कमेंट सेक्शन में भी बैठा हुआ। ठीक है, तो एक पंथ 2 काज हमारे यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं, और उसके बाद हम डाउट भी करेंगे और उसके बाद हमारा टेस्ट सीरीज भी होगी। तो भाई बात करनी है हमें आज केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। किस चैप्टर की बात करनी है भाई आज हमें? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। तो ये एक वो बेसिक चैप्टर है, वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना बॉन्डिंग में, कि इसका स्ट्रक्चर बड़ा क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों, इसके बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों, ठीक है, इसका टर्म सिंबल है क्या, ठीक है, इसके बाद इसका डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस, ठीक है, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपको सीखने पड़ेंगे। अब आप उसको इनऑर्गेनिक में पीरियोडिसिटी में भी अप्लाई कर दोगे, उसी को आप ऑर्गेनिक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें, इस पर भी अप्लाई कर दोगे। तो पूरे की पूरी ऑर्गेनिक का एक तरीके का बेसिक ऑर्गेनिक आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में मैं सबसे पहला जो आपके सामने कॉन्सेप्ट ले जाना हूं, अब ये सारी बातें नहीं है, सबको पता है कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड इज टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, सबको पता है ये बात। ठीक है, लेकिन हम जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बेसिक और सबसे जरूरी बात है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं मैं सीधा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, और हाइब्रिडाइजेशन कब नहीं होता है, कब आइडियल होता है, कब आइडियल नहीं होता है। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो सबसे पहली हेडिंग है हमारी, वो क्या है भाई? हाइब्रिडाइजेशन। कि आखिरकार हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा मैं आइडिया दे रहा हूं और उसके बाद हम सीधा सवालों पर ही आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये छोटा सा आइडिया कई लोगों के लिए काफी बड़ा भी हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करी जाए
तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है ऐसा, आखिर क्यों हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें जो सबसे बेसिक बात, सबसे सिंपल सी बात बहुत ज्यादा सुनने में आती है, अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो इट इज बेसिकली अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई भी फिजिकल मतलब प्रूफ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन फिजिकल जो हमारे नेचर कंपाउंड्स के मिलते हैं उनको समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था। कहानी शुरू होती है जब सबसे पहले CH4 मॉलिक्यूल को देखा गया। किसको मॉलिक्यूल को देखा गया? CH4 मॉलिक्यूल को। ठीक है, और CH4 मॉलिक्यूल को देखा गया तो देखा ये गया कि CH4 मॉलिक्यूल में बेसिकली जो कार्बन होता है, ये जो हमारा कार्बन है, समझते रहिएगा ध्यान से, जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन है भाई, ये कार्बन हमारा, इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूं तो आप अभी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मुझे ये बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका क्या? 1s2, ठीक है, 2s2 एंड 2p2, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, अब इसी कॉन्सेप्ट में आपको एक छोटी सी बात और समझानी रहेगी, वो क्या है कि s, p और d ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले s ऑर्बिटल, ये आया आपका p ऑर्बिटल, और ये है आपका d ऑर्बिटल, और ये है आपका क्या? f ऑर्बिटल। पूरा का पूरा डिस्पर्स होता है, उसका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता है। तो s ऑर्बिटल जो होते हैं ना भाई, ये s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरीके से स्फीयर होता है, एक तरीके से बॉल होती है। इनका नेचर कैसा होता है? ये स्फेरिकल इन नेचर होते हैं। और जब किसी कंपाउंड में, जब किसी भी ऑर्बिटल में, किसी एटम में अगर किसी बॉल को हम देखें तो क्या बॉल में कोई डायरेक्शन होता है? क्या किसी बॉल में कोई डायरेक्शन होता है? इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसमें किसी भी तरीके का डायरेक्शन नेचर नहीं होता है, डायरेक्शन नेचर नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शनल नेचर के अगर बारे में बात करें तो हमारा ऑक्सीजन जो s ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है भाई? नॉन डायरेक्शनल। अब बात आई कि भाई नॉन डायरेक्शनल नेचर की बात आप क्यों कर रहे हैं? आखिर हम यहां पर क्यों कर रहे हैं नॉन डायरेक्शनल नेचर की बात? क्यों हम चेक करना चाहते हैं कि कोई ऑर्बिटल हमारा डायरेक्शनल है या फिर नॉन डायरेक्शनल है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको बनाना है बॉन्ड। आपको क्या बनाना है? बॉन्ड। मतलब आपको नहीं बनाना है, बनाना एटम्स को है। एटम्स को बनाने हैं बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, या तो फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, या तो फिर इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग जो केमिकल बॉन्डिंग में बात बेसिकली हमारी चल रही है, ये चल रही है बात कोवैलेंट बॉन्ड्स की। और कोवैलेंट बॉन्ड्स में आते हैं आपके कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल केस आपका होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कहीं पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, ठीक है, एक मिनट में इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूं यहां से आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ चीजें साफ साफ दिखें। तो ये कर दिया मैंने आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा। अब देखो यहाँ पर आप समझिए, ध्यान से समझिए, आपके सामने क्या है कि बात क्या हो रही थी? बात हो रही थी यहाँ पर s ऑर्बिटल के डायरेक्शनल नेचर की। आखिरकार s ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको दो एटम्स के बीच में, a और b के बीच में मान लो बॉन्ड बनाना है। तो बॉन्ड बनाने के लिए आपको बेसिकली क्या है, यहाँ आपके लिए ये a एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसका ये कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ये कहते हैं इसको न्यूक्लियर पार्ट। जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलता जाता है भाई? क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पार्ट। और न्यूक्लियर के बाहर का जो पार्ट हो गया उसे आप कह सकते हो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, या फिर पार्ट बियॉन्ड द न्यूक्लियस। तो अब आपके पास बेसिकली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल होता है वो कोई ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95% से ज्यादा हो, वो स्पेस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आपका कहलाता है क्या? ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल में sp-df 4 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं, और 4 ऑर्बिटल्स में से हमें ये चेक करना होता है कि किसमें डायरेक्शनल नेचर है, किसमें डायरेक्शनल नेचर नहीं है। ये हमें इसलिए चेक करना होता है क्योंकि हमें बनाना है बॉन्ड, और बॉन्ड बनाने के लिए करना है कुछ काम, दो एटम्स के बीच में लाना है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि दो एटम्स एटम नहीं है, दो एटम है दो न्यूक्लियस, दो एटम है दो न्यूक्लियस, और उनके पास का बीच का बचा हुआ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अगर इन दोनों को बॉन्ड बनाना है तो इसका मतलब है क्या होना चाहिए? पहली बात, यहां पर जो निगेटिव चार्ज है, यहां पर जो निगेटिव चार्ज है, अगर इनके बीच में मैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा निगेटिव चार्ज को भर दूंगा, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज भरूंगा उससे क्या होगा? उससे होगा ये निगेटिव चार्ज जो यहां पर बन रहा होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा भाई, उतना ज्यादा इस
नेगेटिव चार्ज पर ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और उतना ही ज्यादा ये न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके बीच में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये दोनों के दोनों एटम है, जितनी ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये दोनों न्यूक्लियस अपनी ओर खींच रहे होंगे। इसका मतलब है जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा उतना ज्यादा सिस्टम की एनर्जी कम हो जा रही होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी कम हो जा रही होगी बॉन्ड उतना अच्छा बन रहा होगा। बॉन्ड क्या हो रहा होगा? उतना अच्छा बन रहा होगा। इसका मतलब जितना अच्छा बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसे ही हम कहेंगे उतना तगड़ा बॉन्ड, और उसे ही कहेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड। अगर मैं आपसे अभी एक बात कंपेयर करूं कि स्ट्रेंथ के बारे में आप बताइए, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को कैसे कंपेयर करोगे? तो भाई जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, सीधी सी बात है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा अगर एनर्जी के मामले में कंपेयर करें। तो इसलिए जो ऑर्बिटल जितना ज्यादा डायरेक्शनल होगा वो न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा एक डायरेक्शन की तरफ होगा, वो न्यूक्लियस की तरफ से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, जिससे फायदा ये मिलेगा कि वो दूसरे ओरिएंटेड न्यूक्लियस से क्या करे, आसानी से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सके। इस वजह से हमें चेक करना पड़ेगा कि जिस ऑर्बिटल में डायरेक्शनल नेचर ज्यादा, उस ऑर्बिटल में उतनी ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग हो सकती है इलेक्ट्रॉन की दूसरे न्यूक्लियस के साथ या फिर दूसरे एटम के साथ, ठीक है, दूसरे एटम के न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो सबसे पहली अच्छी बात होती है किसी ऑर्बिटल के बारे में, जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे के बारे में सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर एज अ स्टूडेंट देखा जाए तो कितना शांति से, कितना अच्छी तरीके से पढ़ता है, अपने डाउट क्लियर करता है। उसी तरीके से ऑर्बिटल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो जितना ज्यादा डायरेक्शनल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, उतना ही ज्यादा होगा उसका बॉन्डिंग में अच्छा नेचर। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की कहानी हमारी क्या है, और इसके बैकग्राउंड मैंने लगातार आपके लिए पहले से ही बदल के रख दिए थे, उसके लिए थोड़ा सा माफ करिएगा। अब पहली बात तो हो गई डायरेक्शनल नेचर की। अब दूसरी बात अगर हम बात करें डायरेक्शनल नेचर के साथ और क्या क्या हो सकता है। मान लो ऐसा हो कि आपके पास एक ऑर्बिटल ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है कि एक केस में वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंस है और एक केस में वो इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफ्यूज्ड है। तो इसका मतलब अगर डिफ्यूज्ड होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो शेयरिंग कम हो जाएगी। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस के बीच में, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसलिए ऑर्बिटल्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें बात पढ़नी पड़ती है कि ऑर्बिटल्स में जो हमारे पास दो नेचर अच्छे होने चाहिए। पहली बात तो वो लेस डिफ्यूज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लेस डिफ्यूज। लेस डिफ्यूज होने का फायदा क्या होगा, लेस डिफ्यूज होने का फायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा, वो ऑर्बिटल जो हमारा होगा भाई, वो कैसा होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होगा। इट विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। व्हाट विल बी द इफेक्ट, इट विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। ठीक है भाई, आपको बात कोई क्लियर समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब है, अब चलिए बात कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करते हैं sp-df ऑर्बिटल में। तो आपके पास ये जो sp-df ऑर्बिटल यहां पर बनकर आ रहा है, इसमें s ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, और वो स्फेरिकल इन नेचर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मॉलिक्यूल में इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जो आपका s ऑर्बिटल होता है ना, s ऑर्बिटल कैसा होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। आप एक ऐसा समझो कि आप बैठ गए हो किसी सेंटर में, आप किसी सेंटर में बीच में बैठे हुए हो, ठीक है, और आप हो न्यूक्लियस। अगर आप सारी की सारी अपनी बॉल, मतलब बॉल के सेंटर पर बैठे हुए हो और आप न्यूक्लियस हो, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हो सारे के सारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पर, अगर आप एक पूरे के पूरे सिमेट्रिक तरीके से अट्रैक्शन फोर्स लगाओगे, तो आपको पता है अगर सिमेट्रिक तरीके से फोर्स लगाया जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो s ऑर्बिटल होता है ना भाई, वो s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस की तरफ से सिमेट्रिक फोर्स लगने की वजह से वो क्या होते हैं, हमेशा न्यूक्लियस के पास रहते हैं। हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा न्यूक्लियस के पास रहते हैं। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस के पास रहेंगे तो अगर उसी सेल में, एक ही सेल में sp-df ऑर्बिटल है, अगर उसी सेल में s और p का कंपैरिजन करोगे तो s ऑर्बिटल को न्यूक्लियस अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो छोटा होगा, छोटा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डेंस होगा मतलब लेस डिफ्यूज होगा, मतलब लेस डिफ्यूज होगा। तो ये तो हो गया आपका लेस डिफ्यूज। अब अगली बात करें p ऑर्बिटल की। तो आपके भाई जो p ऑर्बिटल होते हैं उसमें डायरेक्शनल नेचर होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं। अब मैं अभी वीडियो में लाइव नहीं हूं, लेकिन कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं बैठा हुआ आपके सारी बातों को कमेंट में रिप्लाई करूंगा। इस वजह से इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेस डिफ्यूज भी होगा और ये
साथ ही साथ डायरेक्शनल भी होगा। लेस डिफ्यूज क्यों होगा? क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल होते हैं ना, इसमें सिर्फ 2 लोब्स हैं, तो न्यूक्लियस सिर्फ 2 लोब्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, आसानी से लगा लेगा। लेकिन अगर जब आपके पास 4 लोब्स आ जाएंगे ना, तो वो हर तरफ से अट्रैक्शन फोर्स उतना अच्छा नहीं लगा पाएगा, और आपके जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो साइज में भी बड़े होते हैं, साइज में भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिस वजह से ये क्या होंगे? लेस डिफ्यूज कंडीशन में आएंगे। ये क्या होगा? ये आएगा लेस डिफ्यूज, ये आएगा लेस डिफ्यूज, और इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा आपका? मोर डिफ्यूज। ये क्या होगा आपका भाई? मोर डिफ्यूज, ठीक है। और ये भी डायरेक्शनल होगा, ये भी डायरेक्शनल होगा, ठीक है। अब इसके बाद f ऑर्बिटल की बात करें तो ना तो भैया उसमें डायरेक्शन है, ना ही उसमें लेस डिफ्यूजन है। तो इसकी ये कहानी क्यों शुरू करी ये कहानी? तो ये कहानी हमने इसलिए शुरू करी क्योंकि हमें करनी है कुछ बात इंपॉर्टेंट एक और। वो बात क्या है हमारे लिए? वो बात है कि हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन की। तो जब हाइब्रिडाइजेशन देखा गया तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, एक बात तो समझ में क्या आ गई कि अगर sp-df का आपस में कंपैरिजन करा जाए, अगर sp-df का आपस में कंपैरिजन करा जाए, उसका मतलब क्या है? वहां पर कौन जीतेगा? वहां पर कौन जीतेगा? वहां पर वो जीतेगा जो जितना ज्यादा लेस डिफ्यूज होगा और जितना ज्यादा डायरेक्शनल होगा। तो अगर s की बात करेंगे तो s में क्या है? डिफ्यूजन कम है लेकिन डायरेक्शन ही नहीं है। p की बात करेंगे तो डिफ्यूजन तो कम है, हो सकता है कि इससे ज्यादा हो डिफ्यूजन, लेकिन कम है डिफ्यूजन, लेकिन उसमें डायरेक्शनल नेचर भी है। तो इसका मतलब है कि अगर इसके पास प्लस 50 पॉइंट्स हैं और इसके पास 50 पॉइंट्स डायरेक्शन की वजह से आए, तो डिफ्यूजन की वजह से इसके पास 0 पॉइंट है, लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ 30-40 पॉइंट्स आए होंगे। इसका मतलब है ये इससे कहानी में जीत जाएगा, इससे कहानी में जीत जाएगा। लेकिन अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें डायरेक्शन तो है, लेकिन उसका डिफ्यूजन इतना ज्यादा कम है, उसका डिफ्यूजन इतना ज्यादा कम है कि यहां पर भी आपका p ऑर्बिटल जीत जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नॉर्मल केस में, अगर आपके नॉर्मल केस में भैया, अगर आपके नॉर्मल केस में अगर मॉलिक्यूल बना रहा हो बॉन्ड, तो उस केस में इसका मतलब हो गया कि p ऑर्बिटल ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या? p ऑर्बिटल कैसा बॉन्ड बनाना चाहिए? ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ये जो CH4 मॉलिक्यूल होता है, ये CH4 मॉलिक्यूल पहली बार 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये है आपका s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये है p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, उसके एक्साइटेशन के लिए जो हमें ऐसा एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी इतनी कम होती है कि वो नॉर्मल टेंपरेचर पर, रूम टेंपरेचर को मॉलिक्यूल को आराम से उतनी एनर्जी मिल जाती है और वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्साइट कर सकता है। तो यहाँ पर आसानी से sp एक्साइटेशन हमेशा आसानी से हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके की कहानी हुई होगी। पहले तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे? एक्साइट हो गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके तीनों अनपेयर्ड हो गए, और तीनों अनपेयर्ड होकर तीनों ने एक बॉन्ड बना लिए होंगे। अगर नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं तो आप तो यही सोचोगे ना, लेकिन अब सबने भी पहले भी यही सोचा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उससे हमें एक बात समझ में आ गई। एक बात हमें समझ में क्या आ गई कि भाई आपके पास जो यहाँ पर ये जो 3 p ऑर्बिटल है ना, और ये s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में कौन अच्छा बॉन्ड बनाएगा? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में कौन अच्छा बॉन्ड बनाएगा? कमेंट करो, मैं पढ़ रहा हूं, भले आपको यहाँ लाइव आपके सामने नहीं खड़ा हूं। तो इसका मतलब है आपका p ऑर्बिटल क्या करेगा? अच्छा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो लेस डिफ्यूज के साथ साथ डायरेक्शनल भी है। s ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं है, इस वजह से वो यहां पर खा जाता है मात। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 p बॉन्ड जो बनने चाहिए वो अच्छे बनने चाहिए थे। 3 p बॉन्ड बनने चाहिए थे, वो कैसे बनने चाहिए थे? अच्छे बनने चाहिए थे। अब इसका मतलब है 3 बॉन्ड अच्छे बनने चाहिए थे। इसका मतलब है कि CH4 मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड क्या होने चाहिए थे? स्ट्रांग होने चाहिए थे, और 1 बॉन्ड वीक होना चाहिए था। लेकिन हमारे सामने जब कहानी आई, जब हमारे साथ बनाया गया एक CH4 मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया, तो पाया क्या गया? पाया ये गया कि भाई यहां पर आपके पास चारों के चारों बॉन्ड क्या थे? सेम स्ट्रेंथ के थे। कैसे भाई? सेम स्ट्रेंथ के थे। तो यहां पर तो हो गई प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ? किसका मतलब ये हुआ? अब मैं तुमसे बताऊं, मैंने तुमसे कहा कि 3 ऑर्बिटल अगर सेम, 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग अच्छी है, 3 ऑर्बिटल की बॉन्ड मेकिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इसका मतलब है 3 p ऑर्बिटल से अच्छे बॉन्ड बनने चाहिए थे। लेकिन यहां पर ऐसा होता है कि 3 ऑर्बिटल की जगह सबकी अच्छी हो गई। अब मैं कहूं कि 3 लोग अच्छे हैं तुम्हारे परिवार में और 1 लोग अच्छे नहीं है, लेकिन जब आप किसी के घर में घुसे तो एकदम से भाई सबके सब बड़े अच्छे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ हमें एक चीज समझ में आई कि उन तीनों ने कहीं ना कहीं मिलकर आपस
आपस में डिस्कशन किया होगा और चौथे के नेचर को क्या कर दिया होगा, चेंज कर दिया होगा, चौथे ने कुछ ना कुछ उनसे अच्छा सीखा होगा। तो यहां पर क्या किया उन्होंने, अपने जो नेचर थे ना, जो अपनी प्रॉपर्टीज थी ना, उन प्रॉपर्टीज को आपस में क्या किया, शेयर किया। और जब आपस में शेयर किया तो क्या हुआ, शेयरिंग अगर अच्छी तरीके से डिस्कशन होता है, अच्छे ग्रुप में होते हैं, तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। उसी तरीके से ऑर्बिटल्स को ने भी, इस ऑर्बिटल ने, एस ऑर्बिटल ने क्या किया, इस पी ऑर्बिटल से डायरेक्शनल नेचर को पा लिया। इन दोनों के बीच में हो गई मिक्सिंग, और मिक्सिंग हो गई तो नेम क्या दिया जाए, तो एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल, तो मिलके कौन सी मिक्सिंग बना देंगे, sp3। तो इस वजह से यहां पर ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल क्या हुए होंगे, मिक्स हुए होंगे। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को किसी ने सबसे पहले जो सोचा होगा उसने एक थ्योरी बना दी, और वही थ्योरी आज तक हमें पढ़ने को मिलती है, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, सबको समझ में आ गया ये हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं, कमेंट करो अभी तुरंत ही। और साथ में, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं और मैं फिर बोलूंगा कि अच्छी बात है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें समझ में आ गई कि हाइब्रिडेशन क्या होता है। आपको एक बात क्लियर हो गई कि हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो यहां पर ये क्या है, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब बताने के लिए तो इसमें इतने सारे पॉइंट्स है कि मैं बताता रह जाऊंगा, खत्म ही नहीं होंगे, और कम से कम 10-12 लेक्चर लगेंगे। लेकिन हमें एक पॉइंट याद रखना है कि हमें क्या करना है, साथ ही साथ पूरे टॉपिक का जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बात। वो बात क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बेसिकली अलग अलग तरीके से हो सकती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मिक्सिंग हो सकती है। अब सिंपल सी बात है, आपके पास रूम में 4 बंदे थे, एक बंदे के पास कोई कमी लग रही थी उसको, 3 बंदे अच्छे नेचर में थे, उनका सबसे इंटरेक्शन करने का नेचर अच्छा है। कुछ लोग होते हैं ना, बात करने की नेचर अच्छी होती है, क्या, हाँ, सबसे अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं। तो अगर उस जगह कोई नॉर्मल बंदा आके बैठेगा तो उसका क्या, उसका वो सीखेगा ना किस तरीके से बात कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्बिटल था, एक ऑर्बिटल ने क्या किया, अच्छे से बॉन्ड बनाया, तो दूसरे ने उससे सीखा उस चीज को। अभी ये मैं आपको एक साइकोलॉजिकल वे बता रहा हूं कि इस तरीके से सोचा गया होगा, इस तरीके से हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट लाया गया होगा। अब इसका जो मेन रीजन है उस पर भी बात करेंगे। तो ये बात तो हो गई। अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि अगर वो बंदा, मान लो एक बंदा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बंदे होते हैं बहुत ज्यादा सेट, उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता, उनको कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें लगता है घंटा ऐसे ही सब बढ़िया चल रहा है तो काहे कुछ करे। तो इसका मतलब है जब तक जरूरत नहीं होगी तब तक अच्छे से शेयरिंग नहीं होगी, जब तक जरूरत नहीं होगी तब तक अच्छे से शेयरिंग नहीं होगी। इसी वजह से जो आपका NH3 मॉलिक्यूल होता है, आपका NH3 मॉलिक्यूल ने जब अपने 3 बॉन्ड बनाए, उसने 3 p ऑर्बिटल से मान लो 3 बॉन्ड बना लिए। देखो NH3 का क्या केस होता है, NH3 के केस को समझिएगा। NH3 में होता है 1H2, ठीक है, 2H2 एंड 2p3। बोलो भाई, 1H2 2H2 2p3, ठीक है, 1H2 2H2 2p3। अब इसके बाद इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में ये होता है कि आपके पास फास्फोरस है, इस फास्फोरस में 3 p ऑर्बिटल, 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बना लिए। अब जब इसने 3 बॉन्ड बना लिए तो इसके बाद इसको कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया सेट है। लेकिन यहां पर जो आपका s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल के पास अभी भी इसके पास रिक्वायरमेंट है। ये s ऑर्बिटल चाहता है कि अभी भी यहां पर ये किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ शेयरिंग करे, जिसकी वजह से इनके बीच में हाइब्रिडेशन थोड़ा अच्छा हो, हाइब्रिडेशन क्या हो, थोड़ा अच्छा हो। तो इसलिए क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि साइज छोटा होने की वजह से जो s ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शन नेचर चाहते हैं हमेशा, ताकि बाद में अगर डायरेक्शन नेचर इस ऑर्बिटल का अच्छा होगा s ऑर्बिटल को, तो वो अच्छी से डोनेट करके अपने बेसिक कैरेक्टर को बढ़िया कर सकता है, इंटरेक्शन और भी कर सकता है आसानी से। तो इस वजह से यहां पर s ऑर्बिटल को भी जरूरत है थोड़ी, लेकिन p ऑर्बिटल को कोई जरूरत नहीं है। तो इस वजह से यहां पर क्या होता है कि अगर दोनों लोगों को जरूरत सेम नहीं है तो उस जगह आइडियल मिक्सिंग नहीं होती है। तो यहां पर जब आइडियल मिक्सिंग s और p ऑर्बिटल की आइडियल मिक्सिंग नहीं होगी तो इनके जो सारे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से सेट नहीं होंगी। अब बॉन्ड एंगल की जो मैं बात कर रहा हूं वो बॉन्ड एंगल की तरीके अभी मैं थोड़ा देर में आपको समझाता हूं। अब अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस हो सकता है मान लो आपका ASH3। ASH3 में बेसिकली क्या है, ASH3 में आपके पास वही आपका ये H2 और P3, H2 P3, नाचो प्यारे आज, ये आपका 2D 3D 4D, 4H2 4P3। अब इस केस में क्या होता है, बेसिकली 4P3 के केस में यहां पर ये आराम से बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां पर इस सेंट्रल एटम का साइज इतना बड़ा होता है ना भैया कि ये चाहता ही नहीं है कि यहां पर बॉन्ड बनाया जाए। लेकिन अब ये बात करो, ये बात यार कैसे आ गई, अब साइड एज की कैसे बात करने लगे हो सर, इनके बीच में कैसे इसको जरूरत ज्यादा है, कैसे इसको जरूरत कम है। तो इस चीज को जरा समझते हैं ध्यान से कि जो आपका बेसिकली, अब देखो ये मैं बता
बता रहा था यहाँ पर आपको कि ये वाला जो केस है वो है नॉन आइडियल मिक्सिंग, और ये वाला केस है जहां पर नो मिक्सिंग। यहाँ पर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे ही नहीं, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं, तो कोई मिक्सिंग नहीं। इसकी वजह से 3 p ऑर्बिटल होंगे। 3 p ऑर्बिटल कैसे होते हैं भाई? 3 p ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब जब CH4 मॉलिक्यूल ने सबने मिक्स किया होगा तो सारे के सारे जो 4 नए ऑर्बिटल बने होंगे वो 4 नए ऑर्बिटल कौन से बने? sp3। और अगर सेंटर पर बैठ के 4 ऑर्बिटल को अगर आप सेट करना चाहो कि सबसे कम रिपल्सन हो, क्योंकि इस ऑर्बिटल इस हिसाब से सेट होने की हमेशा कोशिश करते हैं टू गेट द मिनिमम रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जितना कम होगा और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बने जितने भी आपके मॉलिक्यूल, जितने ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं। तो इसलिए अगर 4 नए ऑर्बिटल बनाए जाए और उन्हें स्पेस में सेट करने की कोशिश करें तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही परफेक्ट आएंगे, जब उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो? 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस बॉन्ड एंगल पर जाकर ये चारों के चारों ऑर्बिटल जब सेट होते हैं तो जो ज्योमेट्री बनती है वो हमारी क्या बनती है? एक तरीके से टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ ओरिएंटेशन होता है आपके ऑर्बिटल्स का। ठीक है, तो यहां पर अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो समझ में आ गया कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ये तो हमको क्या समझ में आ गया कि यहां पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अब बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है। ठीक है, देखो पहला कॉन्सेप्ट है सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान से समझना है। एक बार आपने अगर हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से समझ लिया, उसके बाद मैं ऐसी बातें घुमा दूंगा कि आपको सब कुछ बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। उसके बाद तो सीधा क्वेश्चन करने लगोगे। हाइब्रिडाइजेशन से ही पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग निपटा देंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारी कहानी क्या है? आगे हमारी कहानी जरा समझिए। 1 मिनट, इसको मैं कॉपी कर देता हूं यहां पर भाई आपके लिए। ठीक है, काफी ज्यादा कलर चेंजमेंट हमने कर रखे हैं। तो अब आपके पास जो कहानी आई वो कहानी ये आई कि हाइब्रिडाइजेशन होता ही क्यों है। क्यों इस केस में AsH3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, क्यों NH3 के केस में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है लेकिन नॉन आइडियल हो रहा है? उसका जो रीजन होता है अगर आप एटम के बारे में सच में उसके दिल की सुनोगे तब समझ में आएगा। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, बिल्कुल थ्योरेटिकल अप्रोच होती है केमिस्ट्री में, कई चीजें मैथमेटिकल अप्रोच चलती हैं, कई चीजें प्रैक्टिकल अप्रोच चलती हैं, लेकिन कई चीजें साइकोलॉजिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच चलती हैं। अगर आपने कभी भी ऐसी कोई थ्योरेटिकल अप्रोच दे दी जो सच में लगे रियलिस्टिक है, ठीक है, तो वो बन जाती है आपकी थ्योरी। और उस थ्योरी को तब तक नहीं गलत कहा जाता है जब तक उससे कोई अच्छी थ्योरी ना दी जाए। तो आपने बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए, सारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ को समान सेम बताने के लिए आपने एक बढ़िया थ्योरी समझी। यही थ्योरी होती है एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, सामने देखते रहिएगा। ठीक है, ये आपके पास 3 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल ये आपका p ऑर्बिटल है। ठीक है, CH4 की कहानी चल रही है, CH4 की कहानी चल रही है। दूसरा ऑर्बिटल आपका ये इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है। इसके बाद तीसरा p ऑर्बिटल मैंने आपके लिए कुछ ऐसा बना दिया, काफी सारे रंग भर दिए जिंदगी में हमने। अब ध्यान से समझते हैं उस रंगीन जिंदगी को। अगर ये तीनों के तीनों p ऑर्बिटल, ये तीनों के तीनों p ऑर्बिटल, अगर ये तीनों के तीनों p ऑर्बिटल अगर एक साथ 90 डिग्री पर, क्योंकि नॉर्मल केस में तीनों के तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ किस एंगल पे होंगे? 90 डिग्री पर। इसका मतलब हुआ अगर हाइड्रोजन आकर यहां से बॉन्ड बना ले, अगर हाइड्रोजन आकर यहां से बॉन्ड बना ले, बड़े आसानी से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड अपना बना ले। ठीक है, और s ऑर्बिटल मान लो यहां सेंटर में बैठा हुआ है, ये कहेगा ठीक है भाई मैं भी बना लूंगा बॉन्ड। लेकिन अगर नॉर्मल केस पर ही CH4 मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन आकर ऐसे बॉन्ड बनाएंगे तो होगा क्या? जरा एक बार ध्यान समझो। ये एक एटम, एक बॉल है। उस बॉल में एक जो ये 25% स्पेस है, ये 25% स्पेस, यहीं पर सारे के सारे हाइड्रोजन आके एक दूसरे के साथ मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है एक जगह पर, बाकी सारी कहानी खाली पड़ी हुई है, तो क्या होगा? तो भाई ऑर्बिटल चाहेंगे कि भैया थोड़ा इधर उधर हो, बैठे हैं आराम से, जगह तो थोड़ी सी। तो इसलिए यहां पर ऑर्बिटल यहां पर ये चाहेंगे कि किसी तरीके से एक दूसरे से दूर हो जाए, किसी तरीके से एक दूसरे से दूर हो जाए। और इससे पहले मैंने एक बात बताई आपको कि अगर एक आदमी को अपनी जगह, मान लो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपके पास 3 बलून्स हैं। ये क्या है? आपके 3 बलून। देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये आपके 3 बलून्स हैं। ठीक है, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। अब ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ यहां लड़े मरे जा रहे हैं, काफी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान समझो, अगर इस रिपल्सन को कम करना है, तो इनको एक दूसरे से क्या जाना पड़ेगा? दूर जाना पड़ेगा। और अगर मैं इन ऑर्बिटल्स को थोड़ा थोड़ा मोटा कर दूं, क्या कर दूं? थोड़ा थोड़ा मोटा कर दूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर तीनों ऑर्बिटल को मोटा कर दूंगा
करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। दो बलून्स ऐसे हैं, पतले पतले बलून्स, उनमें हवा भरना शुरू करो, हवा भरना शुरू करो, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन अब ऑर्बिटल कैसे भरे, ऑर्बिटल कैसे बने अपने अंदर हवा, तो आपको मैंने अभी बताया कि पी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। पी कैरेक्टर का मतलब होता है कि आपके अंदर मतलब सॉरी आपके अंदर नहीं, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होती कहानी कि पी ऑर्बिटल में होता है डायरेक्शनल नेचर, वो डायरेक्शन में होता है। एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, फूले फूले होते हैं। तो इसका मतलब हुआ अगर आपको पी कैरेक्टर को फूलना है, मतलब पहली बात, जैसे पहले जो जरूरत पड़ी थी, पहले जरूरत में क्या हुआ था कि एस ऑर्बिटल को चाहिए था डायरेक्शन, तो उन्होंने किससे लिया, पी ऑर्बिटल से। अब पी ऑर्बिटल के आगे समस्या क्या कि वो किस तरीके से अपने आप को मोटा करे, और उन्होंने देखा कि भाई ये तो अपना बंदा बहुत मोटा है एस ऑर्बिटल वाला, तो वो उससे सीखेंगे ना कि कैसे अपने अंदर क्या करेंगे, भाई थोड़ा सा एस कैरेक्टर मुझे दे दे। जैसे जैसे किसी ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, वो वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो एस कैरेक्टर जैसे ही इंक्रीज होगा, आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स की जो बल्कीनेस होगी, ऑर्बिटल्स की जो बल्कीनेस, ठीक है, बल्कीनेस का मतलब है यहां पर कि मोटे होने से। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बल्कीनेस बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ये एस ऑर्बिटल मजबूर हो जाएंगे, गिड़गिड़ाने लगेंगे कि भाई एस ऑर्बिटल अपने एस कैरेक्टर मुझे दे ताकि मैं मोटा हो जाऊं। और भाई यहां पर इसको भी जरूरत है, इस बंदे को भी काफी जरूरत है। यहां पर बंदे को क्या जरूरत है, बंदे के अंदर जो बॉन्ड बना रहा है, ये सोच रहा है ठीक है तुमने तो बना लिया, लेकिन जब मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो यहां पर नहीं होगा अच्छा बॉन्डिंग इंटरेक्शन, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको चाहिए एस कैरेक्टर, इसको चाहिए पी कैरेक्टर, दोनों मिल गए बन गया sp3 कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे दोनों के दोनों ऑर्बिटल जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो भाई ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई। अब अगली बात, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा ऑर्बिटल कैसे होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। उस पर अपना जो न्यूक्लियस है वो सिमेट्रिक फोर्स लगाएगा तो मतलब वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास आने लगेगा। तो अगर कोई एक ऑर्बिटल ऐसा है, ये ऐसा ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसा है, इसमें एस कैरेक्टर बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जब ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जब बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड लेंथ कम होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब जैसे ही एस कैरेक्टर कम होगा बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। इसका मतलब कि एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो एक और बात नहीं समझ में आ गई, ठीक है, इन्हीं पर सारे क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है, आपको रुलाता रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब दूसरी बात, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इसके न्यूक्लियस के यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो न्यूक्लियस के पास आएंगे, मतलब न्यूक्लियस आसानी से उनको अपनी तरफ खींच सकता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई, मतलब उसका क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होती है न्यूक्लियस की, उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ दैट ऑर्बिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ इस वजह से ये रिपल्सन कम करने के लिए आपके ऑर्बिटल हमेशा मिक्सिंग करते हैं, किसकी, अपने कैरेक्टर्स की। तो ये पूरी की पूरी कहानी है वुंड हाइब्रिडेशन के बारे में, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एस और पी ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो। अब आगे कहानी आती है कि सर आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके पास ASS3 है या फिर PH3 है, इनके केस में इनके बीच में कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होता है। अगर आप मान लो कि मैं सेंट्रल एटम को इतना बड़ा कर दूं कि आपके पास उसमें लगे जो साइड एटम्स हैं, वो एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएं कि उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो ही ना, और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ही नहीं होगा, जो कॉज थी हाइब्रिडेशन की, जिसकी वजह से ये मजबूर हो रहे थे कि एक दूसरे से एस कैरेक्टर चेंज कर लें, क्योंकि मेन रीजन यही था। और अगर बीच के सेंट्रल एटम का साइड बड़ा कर दें और साइड एटम छोटा हो जाए, तो उस केस में आपके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन खत्म। इनको कोई जरूरत नहीं है इस समय अपने एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर चेंज करने की। इस वजह से जब हम लोग PS3 की बात करेंगे, तो PS3 के केस में आपके बेसिकली क्या होगा कि नाइट्रोजन और उसके नीचे होता है फास्फोरस। नाइट्रोजन का साइज सेकंड पीरियड, ये आ गया थर्ड पीरियड, साइज हो गया बड़ा हो गया। तो
तो इस केस में साइज बड़ा हो जाने के कारण से इनके बीच में अब कोई जरूरत नहीं होती है, कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होता, जिसकी वजह से ये हाइब्रिडेशन कभी करते ही नहीं। इनकी वजह से इनके बीच में कभी हाइब्रिडेशन, कोई भी तरीके का हाइब्रिडेशन नहीं होता है। और जब हाइब्रिडेशन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ, कमेंट करो, अभी कमेंट करो। पहले तो यहां पर इस चीज को कमेंट करके सब लोग बताइए, अगर हाइब्रिडेशन ना हो रहा हो तो कितना होगा आपका। थोड़ा अटपटा है लेकिन सिर्फ आपके लिए करना पड़ रहा है। जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, ठीक है, वो इस चीज को इग्नोर करें, क्योंकि हम इसके बाद ही लाइव सेशंस कर रहे हैं और इसके बाद ही हम लोग डाउट सेशंस कर रहे हैं, सॉरी लाइव नहीं, डाउट सेशंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम कमेंट में भी अपने आंसर क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर रहे हैं। तो भाई जब हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा होगा तो ये तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे तो होंगे, 90 डिग्री पे तो होते हैं, इसका मतलब बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो जब हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा होगा, इसी वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल इन PS3 होता है, बॉन्ड एंगल इन PS3 होता है, वो कितना होता है? अराउंड 90 डिग्री होता है। अराउंड कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री अराउंड 90 डिग्री किसका? PS3 का बॉन्ड एंगल। बोलो भाई, बहुत बात क्लियर समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने सीख लिए, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन अभी आपको ट्रेलर टाइप का बता देता हूं कि मान लो आपसे पूछा जा रहा है बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है, ठीक है। देखो ये तो हो गई, हाँ एक साथ ही सारे क्वेश्चन करेंगे। ये आपका एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर के बारे में सारी बातें हो गई। अभी कुछ चीजें बची हैं हमारे पास, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हमें अभी बॉन्ड एंगल के बारे में सिर्फ हम एस कैरेक्टर से डील कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें डील करना हो किस बेसिस पर कि कहीं पर लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, कहीं पर लोन पेयर ना हो, तो आपके पास बेसिकली क्या मान लो आपके पास ये एक नाइट्रोजन है, इसके पास ये एक लोन पेयर प्रेजेंट है और ये बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस बताओ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का बेसिक डिफरेंस बताओ। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का बेसिक डिफरेंस बताओ। इसका बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। हो सकता है केमिस्ट्री से इररिलेवेंट है, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल तरीका है उस चीज को समझने का। अब मान लो एक यहां पर बेसिकली ये बॉन्ड, सबसे पहली बात है बॉन्ड पेयर्स की, ठीक है। बॉन्ड पेयर्स की किसकी बात है भाई? यहां पर हमारे पास बॉन्ड पेयर्स की। अब कोई बीच में लेक्चर को छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। प्रीमियर चल रहा है, अब मैं वहां पर बैठा रिप्लाई भी कर रहा हूं, यहां पर बैठा मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, तो कम से कम इतना करो कि साथ में लगातार पूरा का पूरा लेक्चर समझो, ताकि अभी के अभी पूरी बॉन्डिंग खत्म हो जाए, जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे करने लगो, ठीक है। तो यहां पर ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। तो आपके जो ये बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो है। क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में एक तो हो गया आपका क्या? बॉन्ड पेयर। एक तो क्या हो गया भाई आपका? क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। और दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर। कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये बात हमको साफ साफ समझ में आ गई। तो बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है, आप तक हो सकता है आपने अभी तक कमेंट कर दिया हो कि यहाँ पर ये जो भाई दो बच्चे हैं, यहाँ पर जो ये दो बच्चे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा कि क्या ही बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ एक तरीका है समझने का, ठीक है। यहाँ पर दो बच्चे हैं, यहाँ भी ये दो बच्चे हैं, ठीक है। इन दो बच्चों का दोनों पेरेंट है, इन दोनों बच्चों के क्या है? दोनों पेरेंट है, दोनों तरफ से प्यार मिल रहा है। लेकिन इस बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट है। तो किसका? अब मान लो आपके मैं पूछूं कि जब एक पेरेंट होता है तो उससे कुछ ज्यादा अट्रैक्शन कहूं या फिर ज्यादा अटैचमेंट होती है। एक तरीका है, अब होने को बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। मैं एक तरीका समझा रहा हूं बस आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स पर जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर दो पॉजिटिव न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो जब दो न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होंगे तो इनकी एनर्जी क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। लेकिन यहां पर जो न्यूक्लियस पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लोन पेयर्स हैं, इन पर सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक न्यूक्लियस का। तो इसका मतलब वो हमेशा ये चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहें, ताकि उन पर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगे, ताकि उनकी एनर्जी क्या हो? हमेशा ज्यादा से ज्यादा हो। इस वजह से ये न्यूक्लियस हमेशा जो लोन पेयर्स होगा उन पर ज्यादा ज्यादा क्या करेगा? न्यूक्लियस के पास लाने की कोशिश करेगा। और न्यूक्लियस के पास लाने की तरीका क्या होता है? न्यूक्लियस के पास लाने का तरीका क्या होता है? एक सिंपल सा तरीका होता है कि उसमें एस कैरेक्टर बढ़ा दो। अगर उसमें एस कैरेक्टर बढ़ा दिया, उसका मतलब क्या हुआ? आपने एस कैरेक्टर बढ़ाया, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, वो ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होने लगा, वो न्यूक्लियस के पास आ गया। तो पास लाने का तरीका क्या है? कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो इसका मतलब है कि लोन पेयर्स, इसको मैं बता सकता हूं जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लोन पेयर्स आर एस कैरेक्टर लविंग इन नेचर। एस कैरेक्टर
लविंग इन नेचर। जहां पर अगर मैं एस कैरेक्टर ला दूंगा उनमें, जहां पर मैं लोन पेयर्स ला दूंगा उनमें बाकी के कंपैरिजन में, बाकी के बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में इनमें एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मान लो मैंने कहा कि यहां पर एस कैरेक्टर बढ़ गया, एस कैरेक्टर बढ़ गया, इसका मतलब ये बल्कि हो गया। बल्कि हो गया का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अब एस कैरेक्टर बढ़ गया, मोटा हो गया, मोटा हो गया मतलब कि इनके बीच का रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहीं पर एक और चीज आपको सीखने को मिलती है, कहीं कहीं पर हम देखने को मिलते हैं, वो कुछ अलग नहीं है, वहां पर कुछ अलग नहीं बताया जाता आपको, ठीक है। VSEPR थ्योरी, ये वो थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके। देखो वो क्या बात है। अब मैं आपसे बॉन्ड लेंथ, अब मैं कंपैरिजन करा लूं, मान लो आपसे कंपैरिजन कराया, मैंने कहा कि लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर का रिपल्सन, अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, सिंगल बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, और उसके बाद कंपेयर करा लूं किसका, मैं सिंगल बॉन्ड पेयर का कंपैरिजन, और बीच में ला दे हम डबल बॉन्ड। सुनिए सुनिए सुनिए, यहां पर आ गया लोन पेयर, सॉरी यार, लोन पेयर, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं यहां पर ला दूं डबल बॉन्ड, क्या ला दूं भाई, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर, और उसके बाद कंपैरिजन करा दूं मैं सिंगल बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर। तो देखो जो कहानी आपके पास बेसिकली सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं ना, उनकी कहानी लगभग सेम ही होती है। लगभग सेम क्या होती है उनकी कहानी, लगभग सेम क्या होती है कि आपके जो डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड में दो न्यूक्लियस के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दो न्यूक्लियस उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन के पास एक न्यूक्लियस है। अगर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, अगर 4 ऑर्बिटल 2 न्यूक्लियस के बीच में बटे हुए, तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है। और वही कहानी किसकी तरीके होती है, आपके लोन पेयर। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड लगभग सेम कहानी के हिस्से ही होते हैं। तो इसका मतलब हो गया लोन पेयर में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपके पास पहला वाला केस क्या है कि बढ़िया लंबे लंबे ऑर्बिटल हैं, डायरेक्शनल नेचर बहुत ज्यादा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कम है, ठीक है। उस केस में इसका मतलब क्या हुआ कि इन ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही होगी कि इस केस में हो रही होगी, जिसमें ऑर्बिटल थोड़े मोटे भी हो गए और पास भी आ गए। तो इसको करने का सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इतना तो हर कोई बता देगा यहाँ पर, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहा हो, जो बाद में पढ़ रहा हो। हाँ, हालांकि जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, प्लीज आराम से बैठे ना, एक तरीके का आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा नहीं कि मुझे आता है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो चाय पी के आऊंगा, ऐसा नहीं है। चाय पीते रहो लेकिन पढ़ते भी रहो, साथ साथ में ईयरफोन लगा के बातों को ध्यान से सुनते रहो। हाँ, तो इस केस का मतलब क्या हुआ, इस ऑर्बिटल में आपका जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वो अच्छी होगी। और हमेशा बंदा जब बनाना चाहेगा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड अच्छा ही बनाना चाहेगा। तो इसलिए अच्छा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ऑर्बिटल को मोटा करने के लिए, इन दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे को पास लाने के लिए करना होगा कुछ काम, जिसके लिए एक ही तरीका है कि ऑर्बिटल को मोटा करें और बॉन्ड लेंथ को कम करने का, एस कैरेक्टर को बढ़ाने का, एस कैरेक्टर बढ़ाने का, ऑर्बिटल मोटा होने का, जैसे जैसे ऑर्बिटल मोटा होने का, डबल बॉन्ड अच्छा बनने का, या फिर मल्टीपल बॉन्ड अच्छा बनने का। इसका मतलब एक और बात पता चल गई कि जो आपके मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो भी एस कैरेक्टर लविंग इन नेचर होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अब आप समझ सकते हैं, सारी की सारी बातें अब एक साथ कर सकते हैं। पहली ये क्या हो गई, डबल बॉन्ड में एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। और लोन पेयर्स में भी ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सारी की सारी बातें समझ में आ गई। बस इसी पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं आपके कि कैसे एस कैरेक्टर ज्यादा करना है, किसमें एस कैरेक्टर कम करना है, किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब चलो वन बाय वन करते हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हम लोग वहां की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली, परसेंटेज एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर, इन सब के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब मान लो आपके सामने कोई एक कंपाउंड लिख कर आया और उस कंपाउंड को आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद कैसे निकालेंगे उसकी ज्योमेट्री, और कैसे निकालेंगे उसका शेप, ठीक है, जो अपना मेन फंडा है। तो देखो, कभी भी आपके पास कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है XgF4, ठीक है, ये एक आपके पास कंपाउंड लिखा हुआ है। तो वन बाय वन जो भी केस आएगा आपका हाइब्रिडेशन का, मैं उसको एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा साथ में आपके। तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी कोई हाइब्रिडेशन निकालना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना, सिंपल सा तरीका है, आपको सबसे पहले निकालना होता है सेंट्रल एटम। क्या निकालना होता है भाई, सेंट्रल एटम। क्या निकालना होता है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, हमेशा कभी कंपाउंड में कोई सेंट्रल एटम निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, कौन सा भाई, लीस्ट
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर ये नेचर होता है कि वो मोर देन वन बॉन्ड आसानी से बना सकता है। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाते हुए बहुत कम दिखते हैं अगर उनसे ज्यादा कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो तो। एक बात और इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि फ्लोरीन जो होती है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, और साथ ही साथ में सेकंड नंबर पे जो सेकंड टॉपर होता है वो कौन होता है आपका, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में ये दो बातें आपको बतानी चाहिए। जब ये दोनों आएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको सेंट्रल एटम निकालना है वो कौन सा होगा, या तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकालना हो अगर आपके पास मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट हो, और ये सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है आपका लीस्ट नंबर में जो आपका प्रेजेंट हो आपका एटम। तो एटम प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर, एटम प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर। बोलो भाई ये बात तो क्लियर है आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सबसे कम नंबर में जो सबसे कम नंबर में आपका एटम प्रेजेंट हो वो होगा सेंट्रल एटम। और अगर मान लो हो सकता है दो ऐसे केस आ जाएं कि जहां पर जैसे मान लो ये बोल दूं क्या XeO F3, तो उस केस में आपके पास दो एटम ऐसे प्रेजेंट है तो सिंगल नंबर में प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही सेंट्रल एटम हमेशा मानना होता है। तो सबसे पहला काम होता है आपको कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके एटम में कौन है सबसे ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जैसे ही वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता चला तो अगला काम होता है कि आपको पता करना पड़ता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबको पता है कि आपके Xe के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Xe 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले आप उसका सेंट्रल एटम लिखिए, 8 इलेक्ट्रॉन लिखिए। उसके बाद अब जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p5। तो उसका मतलब क्या हो गया, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास अब इसको बॉन्ड बनाना है फ्लोरीन को, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो एक फ्लोरीन, ये सिंगल बॉन्ड, ये पहला दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, ये तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड, ये चौथा कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड आ गए। तो अब आपको यहाँ पर इसका निकालना है स्टेरिक नंबर। कभी भी कोई कंपाउंड प्रेजेंट हो उसको निकालना होता है आपको स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर बेसिकली कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर का मतलब होता है एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो एक सिंगल बॉन्ड को हमेशा एक काउंट किया जाएगा, ठीक है, या फिर एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड को भी हमेशा एक काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक ट्रिपल बॉन्ड को भी हमेशा एक काउंट किया जाएगा। इसी तरीके से एक लोन पेयर को भी हमेशा एक काउंट किया जाएगा। आ रही बात समझ में। अब मान लो लोन पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर के साथ साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो इसका काउंट कितना होगा, 2 काउंट होंगे, ठीक है। हर ऑर्बिटल को अलग तरीके से अगर अलग ओरिएंटेशन ले सकता है तो उसका अलग कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होगा। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो आप इस तरीके से आपको निकालना है स्टेरिक नंबर। 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर एक लोन पेयर कहलाएगा। तो अगर मैं अब आपसे कहूं कि भाई पता करिए इसमें आप कि कौन सा, तो इसका स्टेरिक नंबर देखो, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक लोन पेयर बन जाएगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक लोन पेयर बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्टेरिक नंबर निकलेगा, वो स्टेरिक नंबर क्या निकल के आएगा आपके सामने, वो स्टेरिक नंबर निकल के आएगा एक सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। स्टेरिक नंबर कितना निकला, 6। तो स्टेरिक नंबर आ गया 6। आप देखो कभी भी आपके पास कोई भी स्टेरिक नंबर निकल कर आए तो हमेशा आपको स्टार्ट करना है s ऑर्बिटल से, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है 3 p ऑर्बिटल आपके बैग में, एक s ऑर्बिटल, उसके बाद 5 d ऑर्बिटल क्योंकि इतने ही d ऑर्बिटल होते हैं, उसके बाद आपके पास f ऑर्बिटल, ये कितने हैं 7। तो 1 बाय 1 आप जोड़ते चले जाना। अगर आपके पास 4 स्टेरिक नंबर निकल रहा है तो एक s 3p, 5 निकल रहा है तो एक s 3p और एक ये d, ठीक है। और कुछ स्पेशल केसेस हैं उनके बारे में भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब हुआ इसका स्टेरिक नंबर निकला 6, इसका स्टेरिक नंबर 6 निकला, तो इसका मतलब है एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, sp3d2। बोलो भाई sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आपको ये पता करना हो कि इसमें कौन सा d ऑर्बिटल इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। sp3d ऑर्बिटल में आपके पास sp3d2 ऑर्बिटल में कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसके लिए भाई आपको थोड़ी सी कहानी अंदर स्ट्रक्चर वाइज समझनी पड़ेगी। जो मेन पार्ट है मैं वो आपको समझा देता हूँ जी, सिर्फ उन पार्ट्स को ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं sp3d2 का, तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है sp3d2 होती है हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि
अगर 6 बॉन्ड को आपस में रीअरेंज करना हो एक सिस्टम में, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सबसे आसान ज्योमेट्री होगी। कौन सी ज्योमेट्री होगी भाई? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी सबसे अच्छी ज्योमेट्री बनकर आएगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये बना दिया, ये आपके पास कंपाउंड बन के आ गया, ठीक है, इसको मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ। तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने का मतलब होगा कि ये आपका सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम को 6 बॉन्ड बनाने हैं ताकि कम से कम उसके बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन हो। तो ऐसा एक ही तरीका हो सकता है कि एक बॉन्ड ये ऊपर बन जाए, एक बॉन्ड ये नीचे बन जाए, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड। ये 6 ज्योमेट्री चारों तरफ से आपस में रीअरेंज हो गई। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसका मतलब होगा ये ऑर्बिटल इसमें जाना चाहिए। अब मान लो किसी ऑर्बिटल को अपना ये हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2 d ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कराने। कौन से ऑर्बिटल? 2 ही d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कराने हैं। तो वो कौन से d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कराए कि उसे ऐसी ज्योमेट्री मिले? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, d ऑर्बिटल में आपके पास 2 टाइप के d ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है आपका एक्सियल, कौन सा होता है भाई? एक होता है एक्सियल और एक होता है नॉन एक्सियल। दूसरे कौन से होते हैं? नॉन एक्सियल। एक्सियल वो होंगे जो एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल, dz स्क्वायर ऑर्बिटल। इसी तरीके से आपका नॉन एक्सियल जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा? dxy ऑर्बिटल, dyz ऑर्बिटल। ये xy प्लेन में प्रेजेंट होगा लेकिन xy एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। जैसे अगर मान लो मैं dxy को आपको बताना चाहूं, तो ये आपका अगर xy प्लेन है तो यहां पर ये आपका dxy ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? और कौन सा होता है? dx2y2 ऑर्बिटल। तो ये x2y2 ऑर्बिटल अलोंग द xy एक्सिस होगा, ठीक है। अगर मैं x2y2 बनाऊंगा तो ये आपका इस तरीके से ये होता है आपका dx2y2, ठीक है। और dz स्क्वायर की बात करें तो dz स्क्वायर अलोंग किसके होता है? dz स्क्वायर होता है अलोंग z एक्सिस। dz स्क्वायर किसके अलोंग होता है? अलोंग z एक्सिस। तो एक मिनट में यहां पर थोड़ी सी स्पेस बना देता हूं। dz स्क्वायर ऑर्बिटल होता है आपका अलोंग द z एक्सिस। ये आपका z एक्सिस है। और ये जो ऑर्बिटल होता है बेसिकली, ये जो आपका ऑर्बिटल होता है dxy, ये 2 ऑर्बिटल के मिक्स होकर बना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि आपके पास अगर आपको ऐसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको एक प्लेन में मान लीजिए ये 2 d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस कराने हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ये अगर dx2y2 लूं, क्या लूं? dx2y2 लूं, और इसे लूं मैं dz स्क्वायर वाला ऑर्बिटल, dz स्क्वायर ऑर्बिटल, तो उस केस में ये बॉन्ड सही तरीके से बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नॉन एक्सियल वाला लें और ये वाला लें, तो इस केस में आपका इंटरेक्शन सबसे अच्छी तरीके से होगा। तो इस वजह से आपके sp3d2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जो 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन से 2 d ऑर्बिटल होते हैं? dx2y2 और dz स्क्वायर, ये 2 ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके पास केस क्या था? xgf4। हमने क्या क्या सीख लिया था? अगले पन्ने पर चलते हैं। हमने क्या क्या सीख लिया था? हमने ये सीख लिया कि हमने सेंट्रल एटम निकालना सीखा। सेंट्रल एटम निकालने के बाद हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टेरिक नंबर निकालना सीखा। और स्टेरिक नंबर निकालने के बाद हमने क्या सीखा कि उसमें sp3d ऑर्बिटल जोड़ दीजिए और उसकी हेल्प से आप क्या कर दोगे? आसानी से उस कंपाउंड को, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, ठीक है। हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो ऐसे केस हो सकते हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा साथ में। तो इसका मतलब हो गया xg। अब उसके पास 4 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको समझ में आ गई। ये इस तरीके, पहला बॉन्ड फ्लोरीन, दूसरी बॉन्ड थी, तो 4 फ्लोरीन आपस में क्या करेंगी? एक दूसरे के साथ दूर दूर हो जाएंगी। अब इसके बाद बचे जो 2 लोन पेयर्स हैं, वो 2 लोन पेयर हमेशा क्या करना चाहेंगे? एक दूसरे के दूर से दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि लोन पेयर हमेशा ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे जहां पर उनके बीच का रिपल्सन कम से कम हो। अगर मान लो इस लोन पेयर को मैं इस प्लेन में कहीं पर रख दूं, जहां पर फ्लोरीन लगी हुई है, तो इसका मतलब ये प्लेन में 4 बॉन्ड है, 4 फ्लोरीन इस प्लेन बॉन्ड में। अगर इसमें लोन पेयर करूंगा तो लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा दूसरे लोन पेयर से। तो लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री में रहे। तो इसका मतलब समझ में आ गया भाई कि आपके पास जो कंपाउंड बन के आया वो कैसा कंपाउंड बन के आया? ये चारों के चारों बॉन्ड एक प्लेन में प्रेजेंट है और ऊपर एक लोन पेयर है और नीचे एक लोन पेयर है। तो इसका मतलब ये कौन सी ज्योमेट्री बन गई? अब सबसे पहली बात, इसकी जो ज्योमेट्री बनी, इसकी जो ज्योमेट्री बनी, तो जो ज्योमेट्री होती है ना भाई, ज्योमेट्री का मतलब होता है पेपर ड्रॉन स्ट्रक्चर, एक तरीके से समझ सकते हो। ये पेपर ड्रॉन स्ट्रक्चर की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपको कैसा दिख रहा है? ऑक्टाहेड्रली दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें एक्सरे या किसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक से इसके एटम्स को चेक करना चाहूंगा तो उस समय मुझे लोन पेयर्स नहीं दिखेंगे। लोन पेयर्स कुछ नहीं होते, लोन पेयर्स तो वेव्स हैं, इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं, और वेव्स को, इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिल रहा है इनका, तो ये दिखेंगे ही नहीं। और जब ये दिखेंगे ही नहीं तो इसका मतलब है कि हमें जो एक्चुअल जो शेप बोलेंगे, तो शेप क्या होता है बेसिकली? जब शेप पूछा जाता है आपसे, तो शेप का मतलब क्या होता है? एक्चुअल विजुअलाइजेशन। क्या मतलब होता है शेप का मतलब? एक्चुअल विजुअलाइजेशन। तो
तो एक्चुअल विजुअलाइजेशन का मतलब है वहां पर लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, आप लोन पेयर को मत देखिएगा वहां पर। तो इसका मतलब है अगर लोन पेयर हटा दूं तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, एक स्क्वायर एक प्लेन में प्रेजेंट है, एक स्क्वायर एक प्लेन में प्रेजेंट है। इसका मतलब जो इसका स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा भाई, बता दीजिए, स्क्वायर प्लेन। ठीक है भाई, तो ये हो गया एक तरीका में। अब मैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे उठा लूं और उनका बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सब कंपेयर करा के दिखा दूं। मान लो आगे मैं बढ़ता हूं इस केस में, और इस केस में आगे बढ़ के बात करते हैं, मान लीजिए कुछ बॉन्ड एंगल कंपेयर करने की। मैं आपसे कह रहा हूं, मान लो H2O का, ठीक है, उसके बाद NH3 का, ठीक है, उसके बाद आपका CH4 का, और उसके बाद PS3 का। इन चारों का बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर आपको सेट करना है। तो जब भी बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना हो, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना हो, हाइब्रिडेशन का कंपैरिजन करना हो, जिनमें जब सबसे मेन जो है आपका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो, तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बताओ अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो उसका मतलब क्या, उसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। व्हाइल अगर हाइब्रिडेशन इज sp3, if the hybridization is sp3 then in this case the bond angle will be 109 degree 28 मिनट। इसका मतलब इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा 109 के आसपास होगा, ये 120 के आसपास है। तो इसका मतलब है अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp2 है तो sp3 से ज्यादा तो होगा ही। जो बाद के इफेक्ट लग रहे हैं वो सब कुछ छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आपको निकालने हैं हाइब्रिडेशन 1 by 1। तो इनके हाइब्रिडेशन 1 by 1 एक बार निकाल दे के दिखा देता हूं मैं आपको, बार बार हम नहीं निकालेंगे। H2O का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 में से 2 हाइड्रोजन ने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए। इसके बाद एक लोन पेयर ये, दूसरा लोन पेयर ये, स्टेरिक नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्टेरिक नंबर, 4 स्टेरिक नंबर का मतलब हुआ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर्स एक दूसरे के साथ कैसे भी रहे, सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम जगह ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस लोन पेयर को यहां रखूं चाहे यहां रखूं, एक दूसरे के साथ सेम रिपल्सन ही दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि sp2 हाइब्रिडेशन में 2 लोन पेयर। इसका मतलब है अगर मैं इसकी ज्योमेट्री पूछूं, अगर मैं इससे आपकी ज्योमेट्री पूछूं तो ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल है। क्यों? क्योंकि ये sp3 है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन अगर मैं इसका शेप पूछूंगा तो ये आप गायब हो जाएगा आपके सामने से, ये लोन पेयर गायब हो गए। इसका मतलब शेप कौन सा हो गया, बेंट शेप हो गया। ठीक है, हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, और सॉरी sp3 हो गया। लेकिन sp3 में जैसे ही लोन पेयर इंट्रोड्यूस कराया, sp3 का बॉन्ड एंगल नॉर्मली कितना होना चाहिए, 109 होना चाहिए। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए। लेकिन जैसे ही लोन पेयर बढ़ाऊंगा तो लोन पेयर आया, इसका मतलब इन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि लोन पेयर्स आर एस कैरेक्टर लविंग इन नेचर। इसका मतलब क्या, इनमें एस कैरेक्टर कम बढ़ा तो इनमें एस कैरेक्टर कम हो जाएगा ना, यहीं से तो आया होगा एस कैरेक्टर वहां पर। तो जब इनमें एस कैरेक्टर कम हो गया तो सीधी सी बात है, जब एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है इसका बॉन्ड एंगल 109 से कम ही होगा, इसका बॉन्ड एंगल 109 से कम ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो इसका निकाल लिया आपने हाइब्रिडाइजेशन। चलिए बात करते हैं अगले कंपाउंड की। अगला जो हमारे पास कंपाउंड दे रखा है ये आपका NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल कितना, फटाफट निकालो। नाइट्रोजन के एक मिनट में इसको गायब करता रहता हूं, 1 by 1 हम सब चीज को कंपेयर करते रहते हैं बार बार। अब आपके पास बेसिकली क्या है, आपके पास, अरे यार छोड़ो, यहां पर आपके पास बेसिकली क्या आया कि आपके पास आया NH3 मॉलिक्यूल। तो NH3 मॉलिक्यूल में आप पता करिए, NH3 के सेंट्रल एटम में, NH3 के सेंट्रल एटम में, NH3 के सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, इसके बाद 3 हाइड्रोजन, 3 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3, और ये एक लोन पेयर। इसका मतलब है इसके पास स्टेरिक नंबर कितना है, इसका स्टेरिक नंबर है 1 2 3 4 का मतलब क्या हुआ, sp3 ज्योमेट्री। sp3 ज्योमेट्री का मतलब हुआ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल यहाँ पर एक लोन पेयर। एक्चुअल विजुअलाइजेशन में एक ट्राइगोनल पिरामिड बन रहा है, देखो ये नीचे ट्राइगोनल पिरामिड, पिरामिड जिसका बेस ट्राइगन है। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल इसका क्या हुआ, शेप हुआ। इसकी जो ज्योमेट्री हुई वो कितनी हुई, टेट्राहेड्रल हुई। इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 डिग्री 9 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। क्योंकि एक लोन पेयर आके उस लोन पेयर ने ऊपर से मोटे होकर बाकी ऑर्बिटल्स को क्या हो गया होगा, दबा दिया होगा। या फिर मैं कहूं इसमें एस कैरेक्टर बढ़ा होगा, इसमें एस कैरेक्टर कम हुआ होगा, एस कैरेक्टर कम, बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया, कम हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर। आगे हमारा केस क्या कह रहा है,
आगे हमारा कह रहा है CH4, आगे हमारा कह रहा है CH4 और PS3 का कंपैरिजन कर लेते हैं। चलिए CH4 कार्बन के सेंट्रल एटम में, अब देखो इसका तो बताने की जरूरत नहीं है, इसका परफेक्ट sp3 होता है और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, जो 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि ये तो यहीं से हमने सीखना शुरू किया था। इसके बाद जब केस आया आपका PS3 का, तो PS3 का केस में क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, PS3 केस में क्या होता है, फटाफट चेक करते हैं। PS3 केस में क्या होता है, फटाफट देखिए। हाँ, यहाँ पर आपके पास आ गया PS3। अब PS3 का केस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास फास्फोरस के सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस कहाँ आता है, फास्फोरस आता है 15 नंबर, एटॉमिक नंबर 15। इसके वैलेंस शेल में कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, तो देखो हा हीली बेबका नाओफनी और हाईली बेबका नाओफनी, और ऐसे ही करके अगले केस में सोडियम का पूरा देखेंगे तो ये आपका आता है इसका एटॉमिक नंबर 15। इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है भाई, 15 एटॉमिक नंबर आता है। तो 15 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, नाचो प्यारे आज सभी, नाइट्रोजन फैमिली का होता है नाचो प्यारे आज सब भी। ठीक है, ये देखो नाइट्रोजन फैमिली को याद करने का तरीका क्या है, नाचो प्यारे आज सभी, नाचो फटाफट। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन फैमिली का है, इसका मतलब ये 2s2 और ये हो गया 3s2 इसका मतलब है कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 4 5। और उसके बाद क्या हो गया अगला केस, उसके बाद आ गया आपके पास हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये आ गया एक लोन पेयर। ये क्या आ गया, एक लोन पेयर। इसका मतलब है इसका स्टेरिक नंबर कितना निकलना चाहिए, इसका स्टेरिक नंबर कितना निकलना चाहिए, फटाफट बताओ, इसका स्टेरिक नंबर कितना निकलना चाहिए, कमेंट करो फटाफट कमेंट करो, इसका स्टेरिक नंबर कितना निकलना चाहिए। तो देखो भाई, यहाँ पर आपके पास ये केस आ गया नो हाइब्रिडाइजेशन का, ये केस क्या आ गया, नो हाइब्रिडाइजेशन का आ गया भैया। इससे नहीं कि फ्लो में बता ले पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकाल के sp3 और बॉन्ड एंगल सेट कर डाला। आपको पता है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है क्योंकि ऐसे कंपाउंड को जिनमें हाइब्रिडाइजेशन ना हो रहा हो, जहां पर सेंट्रल एटम बड़ा हो साइड एटम छोटा हो, हाइब्रिडाइजेशन ना हो रहा हो, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड्स, और इसी रूल को पढ़ाया जाता है ड्रैगो रूल के नाम से। तो इसका मतलब हो गया जहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है वहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री यहां पर आपका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आप सभी को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब कंपेयर करना है हमें इनका बॉन्ड एंगल। तो सब ये तीनों के तीनों क्या है, sp3, पहले वाले तीन, ये sp3 और ये आपका नो हाइब्रिडाइजेशन। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम, जिसका हाइब्रिडाइजेशन जिसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन ना हो रहा हो, वो सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा, उसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर बॉन्ड एंगल इसका सबसे कम है, क्योंकि 90 डिग्री से कम कोई बॉन्ड एंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई आपको बात। तो इसका मतलब हो गया बॉन्ड एंगल सबसे कम, इसका मतलब सबसे कम जो आपका बॉन्ड एंगल आएगा वो किसका आएगा, PS3 का आएगा। अब इन तीनों केस में जब सेम हाइब्रिडाइजेशन आपको मिले, तो सेम हाइब्रिडाइजेशन में जिसमें जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे उतना कम उसका बॉन्ड एंगल होगा। क्यों, क्योंकि जब भी लोन पेयर आएगा तो वो सिर्फ बॉन्ड एंगल्स को क्या कर देगा, हमेशा कम ही करेगा। क्यों कम करेगा, क्योंकि लोन पेयर का किसी बॉन्ड पेयर के साथ बॉन्ड एंगल कभी नहीं निकाला जा सकता, तो थ्योरेटिकल थ्योरी हमें बता रही है भाई, जिस चीज को आप देख ही नहीं सकते उस चीज के साथ बॉन्ड एंगल कैसे निकालोगे। तो इस वजह से यहां पर कोई बॉन्ड एंगल नहीं होता है। जब भी लोन पेयर आ रहा होगा वो बॉन्ड एंगल कम ही कर रहा होगा, क्योंकि वो बाकी सारे जो बॉन्ड एंगल होते हैं वही एक्चुअल बॉन्ड एंगल्स हैं। लेकिन हमने तो उनके साथ भी बॉन्ड एंगल निकालना सीख लिया जो प्रैक्टिकली नहीं निकाला जा सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि आपका जो PS3 मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इसमें H2O में 2 लोन पेयर है, NH3 में 1 लोन पेयर है, और इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। तो जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं है उसका बॉन्ड एंगल बाकी के कंपैरिजन से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि आपका CH4 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा। लेकिन अगर बात करें H2O और NH3 की, तो आपके H2O में 2 लोन पेयर्स हैं। तो जब उसके पास 2 लोन पेयर्स हैं तो 2 लोन पेयर्स में S कैरेक्टर क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। और जब 2 में S कैरेक्टर बड़ा होगा तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों में परसेंटेज S कैरेक्टर बहुत ज्यादा कम हो गया होगा, मतलब इनका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा कम हो गया होगा। इसका मतलब NH3 में सिर्फ 1 लोन पेयर जो इफेक्ट डाल रहा है वो H2O में 2 लोन पेयर इफेक्ट डाल रहे हैं। इसका मतलब 2 लोन पेयर इफेक्ट डालने हैं तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा कम हुआ होगा एज कंपेयर टू NH3। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो NH3 होगा उसका बॉन्ड एंगल एज कंपेयर टू H2O क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि H2O में 2 लोन पेयर्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, बस यही आपको कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना है क्या, कि आपको सबसे पहले पता क्या करना है, सबसे पहले आगे जो बढ़ती है चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है
हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालना है भाई? हाइब्रिडाइजेशन। और जब आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल आए तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं। क्या सेम है या नहीं? अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो कि sp2 में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp3। अगर मान लो सेम निकला, सेम निकलने के बाद अगला जो केस आएगा आपका, अगला जो केस आएगा वो आपको ये चेक करना है कि कंपाउंड में क्या आपका जो सेंट्रल एटम है, जो आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से बड़ा तो नहीं है आपका साइड एटम, सेंट्रल एटम से बड़ा तो नहीं है आपका साइड एटम, सेंट्रल एटम से बड़ा तो नहीं है आपका साइड एटम। क्योंकि अगर साइड एटम बड़ा हो गया तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहां पर साइड एटम बड़े होने की वजह से, साइड एटम बड़े होने की वजह से साइड एटम के इंटर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर साइड एटम बड़े होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उसका मतलब है वहां पर बॉन्ड एंगल इनका अपने मन से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, भले यहां पर कितना लोन पेयर प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ साइड एटम सेंट्रल एटम से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है इसी को बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहती है कि आपके नॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मान लो साइड में 2 क्लोरीन एटम्स हैं, कई बार अभी हम आगे देखेंगे कि एक सेंट्रल एटम के बगल में 2 क्लोरीन लगी हैं, हम कहेंगे कि यार ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके बीच में, इनके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन होने की वजह से इनमें बॉन्ड एंगल एकदम से बढ़ गया। जबकि नॉर्मल थ्योरी हमसे ये कहती है कि यहाँ पर लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो अगर आपकी NBPR थ्योरी ना लग रही हो तो उसके बाद आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर के आधार पर आप कंपाउंड को पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन 1 by 1। अब आपके पास सबसे पहला ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। ध्यान से क्या देखेंगे? कह रहा है द करेक्ट नॉन लीनियर एंड आइसो स्ट्रक्चरल पेयर इज। देखो आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि जिनका शेप सेम हो। क्या सेम हो भाई? शेप सेम हो। ज्योमेट्री से काम नहीं चलेगा, ज्योमेट्री से काम नहीं चलेगा, जिनका शेप सेम हो उन्हें बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे जिनमें क्या होगा? जिनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, वो आइसो स्ट्रक्चरल कहलाएंगे। तो ये कह रहा है कि नॉन लीनियर और आइसो स्ट्रक्चरल चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि नॉन लीनियर कौन सा है। सबसे पहले क्या पता करेंगे? नॉन लीनियर कौन सा है। तो आपके पास आ रहा है SCl2 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 और ClF2। पहले इनको चेक कर लेते हैं, SCl2 को चेक करते हैं पहले। तो सल्फर एटम ले लिया, सल्फर एटम के बीच में अब देखो जो साइड एटम होना चाहिए वो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी हम NBPR लगाएंगे, तभी एकदम से बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल्स बढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं, अगर कंपेरेबल है तो उनके इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो सल्फर का मतलब हो गया, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सल्फर के पास पहले सेल में ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली कैसे याद करते हैं? उससे टीपो। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये सल्फर है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का आप क्या करेंगे? अब बाई बॉन्ड बना लेंगे। एक क्लोरीन एटम एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंबल फ्लोरीन की तरीके, दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा सिंगल बॉन्ड बना लेगा, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसे H2O का होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? बेंट होता है। बेंट होने का मतलब क्या हो गया? कि ये कैसा होगा? नॉन लीनियर, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, नॉन लीनियर। और जिनको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, फटाफट उसका आंसर साथ में देते रहेंगे। तो नॉन लीनियर हो गया, मतलब HCl2 तो आपका नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर। अच्छा यहां पर नहीं है, नॉन लीनियर हो गया। अब अगला केस है आपका I3। अब I3 को ज्यादा ध्यान से समझते हैं। देखो जब भी आपके पास I3 या फिर ऐसे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनेंगे ना, उनको मैं अलग से समझाना पड़ेगा आपको, लेकिन इंटर हैलोजन कंपाउंड का एक बेसिक फंडा आप समझ लो। कभी भी आपके पास जब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं तो ऐसा नहीं होगा, देखो आपके पास I2 है, तो I2 कभी भी ऐसे I2 के बाद इसके अगर आपको इसमें आयोडीन जोड़नी है ना, तो उस केस में आपको I- से क्या करना पड़ेगा? इस पर अटैक कराना पड़ेगा, जिसके बाद क्या बनेगा? आपका I2 स्ट्रक्चर बनेगा। ये इस तरीके से I3 निगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो I3 निगेटिव स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है लीनियर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर। क्या होता है भाई?
लीनियर स्ट्रक्चर। लेकिन अभी आप बोलोगे कि भाई अभी तो जितनी हमने थ्योरी पढ़ी उसके हिसाब से सेंट्रल एटम आयोडीन रखते और आयोडीन में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज का 8 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक आयोडीन यहां पर, उसके बाद एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, हम कहते हैं 3 2 5। इसका मतलब है 3 2 5 क्या हो गया आपका, 3 2 5 का मतलब हो गया 5 में स्टेट नंबर आएगा sp3d, ठीक है, sp3d होना चाहिए। अब sp3d के बारे में एक बार बता दूं, sp3d बेसिकली बनता है आपके sp2 प्लस pd से, sp2 प्लस pd से। sp2 से क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 से क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और pd से क्या बनता है, ये लीनियर स्ट्रक्चर। इस वजह से इन बॉन्ड्स को बोला जाता है, ये तो एक एक्सिस में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं एक्सियल प्लेन, जो एक प्लेन में प्रेजेंट है, डायगोनल प्लेन, उनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। और जो सीधे बॉन्ड्स नहीं सॉरी जो एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो सीधे मेन जेड एक्सिस में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। अब आपके पास एक्सियल बॉन्ड्स में देखा जाए तो ये वाले जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये pd से मिलकर बने हुए हैं, इनका मतलब इनमें s कैरेक्टर एज कंपेयर टू दिस कम होगा, तो इस वजह से जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स में परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर कम होता है, इस वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है एक्सियल बॉन्ड्स की, वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं उनमें परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होता है, उनमें परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, उनमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब मान लो कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए आपके पास जिनमें आपके पास सेंट्रल कंपाउंड, मान लो अब आपको मैं कहूं कि इन 5 बॉन्ड्स में से आपको मैंने कहा कि मेरे पास 4 फ्लोरीन एटम है और एक लोन पेयर है, मैंने कहा आपको 4 फ्लोरीन एटम है, एक लोन पेयर है, मैंने कहा आपसे SF4 के बारे में बात करिए। चलिए इसको मैं डिस्कस करके बताऊंगा ये आपको, साथ में ये एक बात साथ में हम लोग कर लेते हैं, इसके बारे में एक बात और साथ में कर लेते हैं, वो बात क्या जरा ध्यान से समझिए, ठीक है, ये बात तो आप समझ ही गए। यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, बेसिकली 4 सिंगल बॉन्ड बनकर आए, एक लोन पेयर बन के आया, स्टेरिक नंबर निकला 5, स्टेरिक नंबर 5 निकलने का मतलब हुआ आपने यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन बनाया sp3d, 1 3 4 1 5। इसमें से आपको पता है कि आपके पास ये है पहले 3 एक्सियल बॉन्ड्स हैं और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और ये 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो आपके पास देखो जो आपके ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये एक्सियल बॉन्ड्स में परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बारे में और लोन पेयर्स के बारे में। आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हमेशा क्या चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि वो जिस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी शेयरिंग करे, जिस इलेक्ट्रॉन के साथ वो अपनी शेयरिंग करे उस पर मैक्सिमम जो कंट्रोल हो वो उसी का हो, क्योंकि उसके न्यूक्लियस का नेचर ही यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा उन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा वहां जाना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो, जहां पर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच सके। और लूजली बॉन्डेड का मतलब है लंबे बॉन्ड्स में जाएगा जिनमें परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन लविंग एटम्स होते हैं। क्या होते हैं वो, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन एटम्स नहीं, परसेंटेज s कैरेक्टर नॉन लविंग एटम्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा वहां जाना चाहेंगे जहां कम से कम परसेंटेज s कैरेक्टर हो, जिससे उन्हें फायदा ये मिले कि वो आसानी से उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच ले। तो इस वजह से आपके पास जो फ्लोरीन एटम है ना, वो फ्लोरीन एटम इन लंबे बॉन्ड्स में जाना चाहेगा, इन लंबे बॉन्ड्स में जाना चाहेगा। तो सबसे पहले तो वो यहां पर जाएगा, दूसरा फ्लोरीन एटम यहां पर जाएगा। एक मिनट में आपको अलग से दिखाता हूं। एक फ्लोरीन तो आपका एटम यहां पर जाएगा, ठीक है, एक फ्लोरीन एटम आपका यहां पर जाएगा। अब मान लो मैं ऐसे करता, आपका अगर ये कंपाउंड SF4 ना होता, अगर SF4 की जगह मान लो कोई और कंपाउंड था, मान लो ऐसे होता आपका SF3Cl, ऐसे होता SF3Cl होता मान लो, ठीक है, या फिर मैं कहूं SFCl3, हाँ SFCl3 होता। तो इसमें जो आपका फ्लोरीन एटम है ना, ये वाला फ्लोरीन एटम, ये सबसे पहले दौड़ कर जाता और दौड़ कर जाता सबसे पहले एक्सियल में बैठ जाता, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपनी पोजीशन को सेट करता जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो जाकर यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जहां पर कैरेक्टर ज्यादा दिखा उसको, जहां पर उसने देखा परसेंटेज कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम कम है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खींच लेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा कहां पर जाना चाहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल बॉन्ड पर। और
अगर उसके बाद कोई कहानी बची, उसके बाद कोई कहानी बची, आप मान लो 3 क्लोरीन एटम है तो एक क्लोरीन यहां आ जाएगी, एक क्लोरीन यहां आ जाएगी, एक क्लोरीन यहां आ जाएगी, तो ये हो गया SF2Cl2। क्या है आपका स्ट्रक्चर? SF2Cl3। SF2Cl3 मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। तो ये जो फ्लोरीन एटम्स होंगे वो कहां पर जाएंगे? एक्सियल में जाएंगे, और ये तीनों के तीनों क्लोरीन एटम कहां जाएंगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पर जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई कम मजबूरी हो गई। अब तो भाई जो ज्यादा तगड़ा था वो जीत गया इस लड़ाई में। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, लेकिन मजबूरन उन्हें यहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कंपाउंड क्या होता, इसी तरीके से मान लीजिए इसके पास मान लो आपका जो कंपाउंड होता वो ये होता, क्या होता देखो ना, देखना जरा ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से होता कि SF2Cl2। तो उस केस में क्या होता? उस केस में क्या होता? सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 फ्लोरीन, 2 क्लोरीन, एक लोन पेयर बचा। इसका मतलब है आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में ऐसा एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, वहां पर वो कहां जाना चाहेंगे? हमेशा एक्सियल बॉन्ड पर जाना चाहेंगे। तो यहां तो लग गई फ्लोरीन, यहां भी लग गई फ्लोरीन, और क्लोरीन जो एटम जो आएगा आपका लोन पेयर आएगा वो हमेशा एक्सियल पर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका लोन पेयर होगा ना वो हमेशा एक्सियल पर क्यों आएगा? क्योंकि भाई अगर 2 लोन पेयर भी आ जाए, 2 लोन पेयर भी आ जाए, मान लो 2 लोन पेयर होते हैं, आपका होता है SF2Cl स्ट्रक्चर। क्या होता है? SF2Cl। तो उस केस में 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। देखो 2 सिंगल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। उसके बाद इसके पास बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? SF2Cl में से 3, उसके बाद हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा नहीं, इस केस में SF2Cl बन नहीं पाएगा। या फिर कोई भी अगर ऐसा ज्योमेट्री होती ना जिसमें 2 लोन पेयर हो और बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे वैसे हो, तो नॉर्मल केस में तो हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि भाई जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जो आपके लोन पेयर्स हैं वो कहां पर होने चाहिए? एक दूसरे के साथ 190 डिग्री पर होने चाहिए, यही तो बोलोगे, 190 डिग्री पर एक दूसरे से होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है इस केस में। इस केस में जो आपके लोन पेयर्स होंगे वो हमेशा कहां पर जाना चाहेंगे? दोनों के दोनों लोन पेयर यहां पर आ जाएंगे। और अगर आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर्स आ गए, तो आपका जो इसका जो शेप होगा मॉलिक्यूल का वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, क्योंकि ये तो आपके लोन पेयर्स हो गए, ये क्या हो गए? आपके लोन पेयर्स हो गए। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बेंट टी शेप स्ट्रक्चर बोला जाएगा। बोलो भाई, इतनी दिक्कत हो गई आपकी क्लियर? इसके बारे में जो हो सकता था मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश यहाँ पर करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास SCl2 आपको पता चल गया कि आपका नॉन लीनियर होता है। I3 पॉजिटिव के बारे में बताया कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल केस में आपका जो आयोडीन होता है, उस आयोडीन के पास सेंट्रल एटम में जो इसके साइड एटम्स होते हैं वो इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो उसके साथ इतनी ज्योमेट्री नहीं बना सकते, वो हमेशा उससे लीनियरली कनेक्टेड होते हैं। और जो यहाँ बीच में जो इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये कैसा होता है? यहाँ पर टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बीच वाला होता है। ध्यान समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, I पर नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर मैं आपको I3 माइनस की अगर मैं आपसे पूछूं जो हाइब्रिडेशन क्या होता है, आयोडीन का हाइब्रिडेशन इन I3 नेगेटिव, तो इन दिस केस इसका अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करूं तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपके पास आयोडीन है, आयोडीन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टाइप से कनेक्ट नहीं हो सकता, सॉरी क्या नाम है, एक दूसरे के साथ वैसे कनेक्टेड हो नहीं सकता जैसे नॉर्मली सारे एटम कनेक्ट होते थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आयोडीन एटम होते हैं यार, इतनी आसानी से एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, ऐसा होना इतना आसान नहीं है। तो उस केस में क्या होता है बेसिकली, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन के बाद एक तरीके से इस तरीके समझ सकते हो कि इसने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया है और ये तो दोनों आराम से अपनी ऑक्टेट को पूरा कर चुके हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आ गया 8 इलेक्ट्रॉन में से एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, इसका मतलब हो गया इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से इसमें आपस में जुड़ जाएंगे। देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और तीनों के तीनों जो लोन पेयर्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट हैं? एक्सियल में कि इक्वेटोरियल में? प्लेन वाले जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो आपका I3 माइनस में जो आयोडीन की ज्योमेट्री होती है वो कितनी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। तो I3 नेगेटिव कंपाउंड जो होंगे वो आपके बेसिकली कैसे होते हैं? लीनियर इन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ClF2 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें भाई? ClF2 की। तो ClF2 के बारे में जो ध्यान से देखिए, ClF2 नॉर्मल केस है। ClF2 में साइड एटम छोटा है और सेंट्रल एटम बड़ा है। इसका मतलब है कि इस केस में आपको ज्यादा कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ आपको वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझने हैं ध्यान से, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम तुरंत कॉपी में लिख लीजिएगा और हम लोग मिलेंगे टेलीग्राम पर। जो डाउट होंगे वो आपके डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो ClF2 में आपके पास आ गई क्लोरीन। ClF2 में क्या
गई आपके पास क्लोरीन। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 3 3 6 2 8, एक हटा दीजिए, एक ये मैंने यहाँ पर हटा दिया। अब इसके पास बेसिकली क्या है Clf2 माइनस, तो Clf2 माइनस को काउंट कर लीजिए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब आपके पास सहायक में क्या है 2 फ्लोरीन एटम लगाने, तो 2 फ्लोरीन एटम लगा दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बड़े प्यार से 2 फ्लोरीन एटम लगा दीजिए, लगा दिए भाई 2 फ्लोरीन एटम्स। इसका मतलब हो गया अब 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 2 फ्लोरीन एटम्स, 3 लोन पेयर और 2 फ्लोरीन एटम्स। तो इसका मतलब हो गया क्लोरीन स्टेरिक नंबर कितना है, स्टेरिक नंबर आया 5, स्टेरिक नंबर 3 और 2 5, 5 का मतलब क्या हो गया टीबीपी स्ट्रक्चर, टीबीपी ज्योमेट्री होगी। लेकिन टीबीपी ज्योमेट्री में फिर से देखो आपके पास टीबीपी ज्योमेट्री में 3 आपके पास एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और 2 आपके एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स में हमेशा कौन जाना चाहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पर चले गए और उसके बाद 3 लोन पेयर यहां पर आ गए। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री भी कैसी होगी, लीनियर होगी। इसका मतलब होगा ये आपका कंपाउंड दोनों नॉन, इसमें दोनों के दोनों क्या है नॉन लीनियर है, इसके में दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स है वो क्या है नॉन लीनियर। इसका मतलब इसकी पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई कि दोनों के दोनों सॉरी ये तो लीनियर हो गया, इसका मतलब है इसमें ये लीनियर है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया, ये ऑप्शन भी हमारा गया। और इसके बाद अगर इसकी इन दोनों की बात करें, इन दोनों में आपको पता है कि Clf2 नेगेटिव जो है वो तो आपका कैसा है, Clf2 नेगेटिव कैसा है आपका लीनियर इन स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट है ये I3 और SnCl2, तो इन दोनों केस में आपके पास I3 क्या होगा, बेंट इन स्ट्रक्चर होगा। आपका यहाँ पर जो I3 होगा ना, अगर हम I3 की बात करें तो I3 के केस में यहाँ पर I3 का स्ट्रक्चर बेंट होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि I3 वाले केस में आपके पास बेसिकली हाइब्रिडेशन अगर आप समझना चाहोगे I3 वाले का तो कैसे समझ सकते हो कि पास ये आयोडीन आपस में आकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया जो कि एक्चुअली इस पर है, जिसकी वजह से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स में से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे और 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 सिंगल बॉन्ड और 2 आपके लोन पेयर होगा, तो एक तरीके का आपका बेंट टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो इसका हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। तो इस वजह से जो I3 होगा वो कैसा होगा, नॉन लीनियर आपका होगा। तो आपका जो I3 पॉजिटिव है वो नॉन लीनियर है और उसके बाद आपका SCl2 है वो नॉन लीनियर है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब एक बार इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन काउंट करिए आप जरा। सल्फर के पास कितने एटम्स हैं, सल्फर के पास है टोटल एटम्स 16, सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपके पास क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 17 34, ठीक है। 34 और 60 कितना हो गया टोटल 50, कितना हो गया 50। आइसो स्ट्रक्चरल एंड लॉन, सॉरी मैं तो यहाँ पर आपके लिए वो निकालना शुरू किया था, मुझे लगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, ऐसा नहीं। तो आपका नॉन लीनियर भी है दोनों के दोनों और आइसो स्ट्रक्चरल भी है दोनों के दोनों, क्योंकि ये भी आपका बेंट शेप का है, ये भी आपका बेंट शेप का है और आपका SCl2 भी कैसा था, बेंट शेप का था। तो दोनों बेंट शेप के हो गए, तो मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों कंपाउंड आपके कैसे हो गए, नॉन लीनियर हो गए। बोलो भाई ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं। इसमें मैंने बहुत कुछ बता दिया बीच बीच में, जितने पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट ध्यान से समझना और लिख जरूर लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काफी सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है, बिल्कुल तरोताजा क्वेश्चंस आप सभी के लिए। क्या कह रहा है ये, कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंगल इन गैसियस SNF3 SbF3 एंड SbCl3। तो आपको बॉन्ड एंगल क्या करना है, कंपेयर करना है। तो बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करना है। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है फास्फोरस, नाचो प्यारे आज सब भी, ठीक है। तो एक तो आपका नाइट्रोजन कंपाउंड है और दूसरा क्या है Sb के कंपाउंड है, दूसरे क्या है आपके Sb के कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन तो आपको पता है sp3 विथ 1 लोन पेयर, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका इसमें 109 से थोड़ा सा इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आपका लोन पेयर। अब इसके बाद अगर हम बात करें SbF3 की, तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे गए तो यहाँ पर आपके पास जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पर जो Sb हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा आप बताओ।
इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा? आपका बॉन्ड बड़ा होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये 2p और 2p1s का इंटरेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये 2p 3p 4p 5p और 1s का इंटरेक्शन हो रहा है। बड़े साइज बड़ा है ना, एटम बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ गई तो मतलब न्यूक्लियस से जो हाइड्रोजन से वो एक दूसरे से दूर है, मतलब आसानी से दूरी पर रहना चाहेंगे कि रहना चाहेंगे। बॉन्ड लेंथ अगर इनकी ज्यादा है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर कम, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये सेंट्रल एटम है ना, ये बहुत बड़ा है। ये सेंट्रल एटम क्या है? बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हाइब्रिडेशन तो हो ही नहीं रहा होगा। हाँ, यही कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारे के सारे पॉइंट्स। यहाँ पर हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने के आसपास होना चाहिए? 90 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, सबसे कम बॉन्ड एंगल किसमें हो जाएगा? SbCl3 में। अब SbF3 और SbCl3 को अगर आपस में कंपेयर करना हो, SbCl3 और SbF3 को आपस में कंपेयर करना हो, तो इस केस में आपका जो क्लोरीन एटम होगा ना, अगर मैं SbCl और Sb फ्लोरीन इन दोनों को आपस में कंपेयर कराना चाहूंगा ना, तो इस केस में आपको पता है कि जैसे फ्लोरीन की जगह अगर आप क्लोरीन रखोगे तो ये इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, और ये साइज में बड़े भी हैं, तो इन दोनों के केस में इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि SbCl3 का जो स्ट्रक्चर होगा SbCl3 का, उसमें इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब इसमें 92 डिग्री है तो हो सकता है कि इसमें 96 डिग्री के आसपास इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। लेकिन जो आपका NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 वाले मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन 10°9 से कम है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो इसमें होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो 90 से बढ़ा रहे हो और यहाँ पर तो 109 से कम कर रहे हो, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपका NF3 का। उसके बाद क्या आएगा आपका SbCl3, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? SbF3। तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में? मैं एक तरीके से बहुत सारी चीजें ध्यान से समझा रहा हूं, लेकिन बाकी अगर पढ़ रखा है तो बड़ी आसानी से ये सवाल हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इनमें हाइब्रिडेशन तो हो नहीं रहा होगा। इन दोनों में हाइब्रिडेशन अगर नहीं हो रहा है तो क्लोरीन वाले में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो रहा होगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। SbF3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, उसके बाद उससे ज्यादा होगा आपका SbCl3 का, और सबसे ज्यादा क्या होगा आपका? NF3 का। इसीलिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशन चेक करना होता है, ऐसे नहीं कि फटाफट करने लगे। ये देखो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इतना फेमस क्वेश्चन है कि इतना तो हम लोग भी फेमस नहीं है, ठीक है, जितना ये क्वेश्चन फेमस है। क्या है कि अमंग ClO3 माइनस XeO3 SO3 स्पीसीज विथ पिरामिडल शेप इज आर। कौन से स्पीसीज है जो पिरामिडल शेप में होगा? तो 1 by 1 मैं फटाफट आपको बताता हूं। सबसे पहले ClO3 में आपका सेंट्रल एटम निकल कर आया क्लोरीन एटम के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एक नेगेटिव चार्ज का आपका एक और इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो आपका ऑक्सीजन एटम होता है वो साइड एटम में जब जुड़ेगा तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब है 2 बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके बाद दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, उसके बाद ये आ गया एक आपका लोन पेयर। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास स्टेरिक नंबर कितना निकल कर आया? एक डबल बॉन्ड का काउंट 1। इसका मतलब हो गया 1 2 3 और इसकी बच गई बीन, यहां पर हो गया स्टेरिक नंबर 4। इसका मतलब हो गया स्टेरिक नंबर आ गया आपका 4। इसका मतलब है आपका क्या होगा? sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या हो गया? बना दीजिए sp3 हाइब्रिडेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का, और एक बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ गया आपका? ये लोन पेयर। एक बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ गया आपका? ये लोन पेयर। और लोन पेयर आ गया, इसका मतलब है कि अगर मैं इसका शेप देखूं, पिरामिडल शेप बोल रहा है आपसे, तो इसका शेप देखूंगा तो शेप क्या आएगा? शेप आएगा भैया इसका पिरामिडल। इसका मतलब हो गया कि आपके कहानी में जो आपसे पूछा गया है कि ये तो पास हो गया, ये तो है आपका पिरामिडल शेप। ठीक है, अगली बात आती है आपकी XeO3 की। चलिए ये भी देख लेते हैं, XeO3 को देख लेते हैं। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको दे सकूँ मैं इसके नोट्स जो आप मांग रहे हो। ठीक है, तो नोट्स देने के लिए काफ़ी कॉपी करना पड़ता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो भाई बात करते हैं आपके XeO3 की बात करते हैं। XeO3 के केस जरा ध्यान से समझिएगा। XeO3 के केस में बेसिकली आपके पास क्या है? ये है आपका Xe, और आपके पास Xe के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये हो गया Xe, वैलेंस सेल में 1 2 कितने इलेक्ट्रॉन है?
4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है भैया, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, एक लोन पेयर। सेम केस हो गया आपका किसकी तरीके, ClO3 की तरीके। तो ये भी क्या हो गया पास, इसका भी केस सेम हो गया, ये भी क्या हो गया आपका सेम आ गया। अब बात करते हैं SO3 की। तो SO3 के सल्फर के सेंट्रल एटम सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 कहते सर जी ऐसे चिल्लाओगे तो थोड़ी ना याद आ जाएगा। ध्यान रखो सल्फर 6 16, ठीक है। नाचो प्यारे आज सभी, ठीक है। और उसके बाद ना ऑक्सीजन उससे टीपो तो ऑक्सीजन फैमिली का है, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली का है तो इसका मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस में। 2 ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड, कुछ लोन पेयर बचा नहीं, स्टेरिक नंबर निकला 3, स्टेरिक नंबर निकला 3 विदाउट एनी लोन पेयर। तीनों के तीनों एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे और ये आएगा क्या आएगा ये बताओ यार, ये आएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका मतलब हो गया ये ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर है, ना कि पिरामिडल शेप का। तो इसका मतलब हो गया ClO3 और XeO3 आपका ऑप्शन है क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो कई लोगों को तो पता होगी ये सारी चीजें, लेकिन अप्रोच पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। SF4, अब मैं फटाफट करता जाऊं। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर टाइप कैसा होता है, ये होगा 5 आगे स्टेरिक नंबर अब निकला 5, इसका मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप का होना चाहिए कुछ इस टाइप का। इसमें से जो आपका लोन पेयर आएगा वो कहां पर जाएगा, लोन पेयर हमेशा जाएगा आपके इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो ये आपका इक्विटोरियल पोजीशन लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इक्विटोरियल पोजीशन की जाने से होगा क्या आपका इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का बन गया। देखो ऐसे ऐसे, ये आ गया आपका इक्विटोरियल, ये आ गया ऐसे ऐसे। तो जब ये जैसे ही ये आपका यहाँ पर ये लोन पेयर आएगा ना, वो क्या करेगा, वो इन सारे बॉन्ड्स को ऐसे दबा देगा। तो जो एक्चुअली ये जो बॉन्ड होगा वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये इसका शेप होगा। इस शेप को क्या बुलाता है, सीसॉ स्ट्रक्चर। क्या बुलाता है, SEASAW, सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हो गया ये हो गया आपका सीसॉ स्ट्रक्चर। इसके पास कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो क्वेश्चन क्या है, SF4 BrF4 XeF4 ICl4 माइनस नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग 2 लोन पेयर्स। 2 लोन पेयर वाले स्पीसीज आपको काउंट करने हैं। तो पहला तो SF4 में एक लोन पेयर है, ये तो गया अपना। XeF4 अभी हम लोगों ने काउंट किया था, XeF4 में 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी हम लोगों ने कर चुके हैं। अगर आगे आया आपका ICl4 माइनस, तो I उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 4 फ्लोरीन एटम्स जुड़ गए इसके साथ, ठीक है। और 2 लोन पेयर्स हैं इसके पास, ठीक है। तो ICl4 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास BrF4 माइनस ब्रोमीन के पास वैसे तो होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो आपके पास बेसिकली BF4 माइनस बेसिकली हो गया आपका sp3 टाइप का, BrF4 हो गया आपका sp3 टाइप का। इसके पास एक को लोन पेयर नहीं है, बहुत ज्यादा गरीब है लोन पेयर के नाम पर, तो इसकी बिल्कुल लुटिया डूबी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर कहानी क्या गई, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। BrF4 के पास, SF4 के पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है। इसका मतलब है ए ऑप्शन सही हो गया कि 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास 2 लोन पेयर्स होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी सारे कॉन्सेप्ट्स देकर जाएगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि आपको NO2 नेगेटिव, NO3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव और NO2, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने जहां जहां देखा होगा, पूरी एडवांस केमिस्ट्री, जेई एडवांस, जेई मेन, AIEEE, ठीक है ना, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, BHU, DU, IIT JAM, नेट, गेट, हर जगह इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक अच्छी बात है, मतलब काफी सारी चीजें कवर होती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसलिए मैं दोबारा आपको करा रहा हूं, पहले जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको भी एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज करके चेक करिए। फटाफट देखिए, सबको 1 बाय 1 मैं आपको उठा के दिखाता हूं। सबसे पहले न्यूट्रल वाला कंपाउंड बनाकर दिखाता हूं आपको, NO2 नेगेटिव। ये आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसके बाद क्या बचा आपके पास, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। कैसे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर बिजी हो गए, 2 इधर बिजी हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसके बाद सेकंड केस में क्या कर सकते हो आप, ये तो हो गया NO2, ये क्या हो गया आपका NO2। अब सेकंड केस में क्या कर सकते हो, आपको बनाना है NO2 नेगेटिव, तो ये डबल बॉन्ड और इसके बाद एक सिंगल बॉन्ड नेगेटिव और एक यहाँ पर ये लोन पेयर बच गया। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर बिजी, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बिजी, और यहाँ पर आ गया आपका क्या, बेसिकली एक लोन पेयर। आई बात समझ में। इसके बाद यहाँ पर थर्ड केस में आपके बेसिकली क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ गया सेंट्रल एटम। इसके बाद बेसिकली क्या करना है, आपको NO3 नेगेटिव बनाना है। तो इसका मतलब 3 ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड O, ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये टोटल जो चार्ज आएगा इसके ऊपर NO3 नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन एटम होता है वो कभी भी 5 वैलेंसी नहीं दिखा सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p3। इसका मतलब उसके बाद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने 2s को 2d में एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि 5 वैलेंसी शो करने के लिए उसके वैलेंस शेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उसका 2s इलेक्ट्रॉन 2d इलेक्ट्रॉन में जा नहीं सकता, क्योंकि 2d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हो नहीं सकता। इस वजह से नाइट्रोजन कभी भी 5 वैलेंसी को शो नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब वो नाइट्रोजन कभी भी 5 वैलेंसी शो नहीं करेगा, और वो अगर वो 4 वैलेंसी शो कर रहा है तो उसके लिए उस नाइट्रोजन से एक s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि उसके पास चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक तरीके से आप इस तरीके का स्ट्रक्चर समझ सकते हो। ये होगा क्या, NO3 नेगेटिव, क्योंकि 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव तो 1 नेगेटिव बचा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, NO3 नेगेटिव का। अगला स्ट्रक्चर बनाइए NO3, ये हो गया NO3 नेगेटिव का, ये बना लिया NO2 माइनस का। अब बता हमारा NO2 पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन बना ली। नाइट्रोजन के पास बेसिकली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, NO2 पॉजिटिव है, समझिएगा NO2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, एक इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन कर लिया, और यहां पर इसके पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो भाई, आपको ये बात समझ में आ रही, साफ साफ समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको। ठीक है, या फिर इसको कैसे कह सकते हो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने क्या किया, एक डबल बॉन्ड इधर बनाया, एक डबल बॉन्ड इधर बनाया, और उसके बाद बीच में अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखा, तो 4 वैलेंसी होगा। क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास कोऑर्डिनेशन कैसे करेगा जब उसकी वैलेंसी ही पूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सही स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कौन सा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा सही हो जाएगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर कौन सा, NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव, और इन सब में सबसे पहले एक ही काम करना है, हाइब्रिडेशन निकालना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। अगर इसका हाइब्रिडेशन हम निकालने की सोचेंगे, 2 डबल बॉन्ड, इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सीधी सी बात है ये sp हाइब्रिडाइज है, और सीधी सी बात है इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये तो सबसे पहले कहानी में जीत गया, बॉन्ड एंगल इसका सबसे पहले सबसे बड़ा हो गया। ध्यान से समझिएगा, सब लोग जो पहली बार इन चीजों को देख रहे हैं वो जरूर ध्यान से इस चीज को समझिएगा। इसके बाद अब सेकंड केस आया आपके पास, ये 3 केस हैं। ठीक है, अब जरा इसका हाइब्रिडेशन निकाल के देखते हैं। तो इसके पास बेसिकली क्या है, एक और स्टेरिक नंबर, दूसरा स्टेरिक नंबर, तीसरा स्टेरिक नंबर। नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, 3 स्टेरिक नंबर है, sp2 बनेगा सीधा सीधा। क्या बनेगा भाई आपका, sp2। तो sp2 सिंपल sp2, कोई भी उसमें लोन पेयर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री हो जाएगा इसका बॉन्ड एंगल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए बात करते हैं इसकी। अब इसकी बात करनी है और इसकी बात करनी है। देखो NO2 नेगेटिव, इसके पास है यहां पर एक लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर बेसिकली क्या करेगा, यहां पर रिपल्सन करेगा कि नहीं करेगा। तो नॉर्मली इसका जो हाइब्रिडेशन है वो 1 स्टेरिक नंबर, 2 स्टेरिक नंबर, 3 स्टेरिक नंबर। तो इसका नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आया sp2, लेकिन sp2 में लोन पेयर आ गया। sp2 में क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो नॉर्मली इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री जो इसका है, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, इसका मतलब है कि यहां पर बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होगा। अब अगर बात करें इसकी बात करें तो देखो यहां पर क्या है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालो, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं बताता हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडेशन हम नॉर्मली ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है,
9 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन हम नॉर्मली ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे स्टेरिक नंबर से निकालने की कोशिश करोगे, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही होता है कि 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस जितने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किए गए माइनस जितने इलेक्ट्रॉन उसने जितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए और प्लस जितने उसको डोनेट किए गए और प्लस माइनस चार्ज के हिसाब से, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको डायरेक्टली ये चीज यहाँ पे समझा दी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये आपका एक sp2 टाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि अब हमें स्ट्रक्चर के बारे में एक्चुअल नॉलेज, सच में स्ट्रक्चर बना ली हमने। कैसे बनाई? क्योंकि हमें पता था कि ऑक्टेट पूरा करना था। क्या करना था? ऑक्टेट पूरा करना था। इस हिसाब से हमने इस कहानी को पूरा का पूरा सेट करके स्ट्रक्चर बनाया। अब आपका जो NO2 नेगेटिव है, NO2 है और NO2 नेगेटिव है, इन दोनों में कहानी में इसमें बॉन्ड एंगल तो इसका क्या है, 120 डिग्री से कम हो गया। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है, आपका 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ऐसे sp2 में 120 होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं कहूं 2 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो, 1 इलेक्ट्रॉन में चेंज कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन से उसको किस में चेंज कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन में चेंज कर दो। तो अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन में चेंज करोगे तो बताओ कि यहां पर इनके बीच में अब जो रिपल्सन लग रहा है और जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन रहा होगा, बताओ किसमें रिपल्सन ज्यादा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वाले 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि सिंगल बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उनके बीच की रिपल्सन ज्यादा होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन और सिंगल बॉन्ड वाले का? सीधी सी बात है यार, यहां पर ज्यादा होगा। इसका मतलब इस केस में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से ये दोनों ऑर्बिटल आराम से क्या करेंगे, आराम से ऐसे अपने आप को थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो यहां पर होगा ही कुछ ना कुछ। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करोगे तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, NO2 का जो बॉन्ड एंगल होता है इसका 120 डिग्री से ज्यादा होता है। और अगर मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू की भी बात अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो अराउंड 134 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का सवाल है आपके बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। अगर आपने ये बॉन्ड एंगल समझ लिया तो काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो होपफुली आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब इनका ऑर्डर सेट कर देंगे, कोई भी दिक्कत ही नहीं है अब तो भैया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से हमारे पास काफी मासूम सा सवाल पहुंचा हुआ है, इसको फटाफट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन द मॉलिक्यूल H2NH3 एंड CH4 बॉन्ड एंगल्स आर सेम। नहीं है भाई सेम, इसकी कहानी कर चुके हैं अभी हम लोग, ठीक है। बॉन्ड एंगल्स आर नॉट सेम, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आर सेम। यस दिस इज द करेक्ट आंसर, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस केस में बेसिकली आपको बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है। चलिए 1 बाय 1 सबको कंपेयर कर लेते हैं। आपका BF3 जो है, BF3 बेसिकली इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ जुड़ जाएंगे, सिंपल केस है बिल्कुल। और तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ sp2 में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पर रहेंगे, कुछ भी कहानी में चेंजमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसके पास ना लोन पेयर है ना कुछ है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों बह गए, ठीक है, फ्लोरीन के साथ। अब इसके बाद अगला केस क्या है, अगला केस है आपका NH3 का। तो NH3 आपको पता है, NH3 का तो सब कुछ पता है भाई। NH3 को तो मतलब बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इतनी देर से रिवीजन क्लास में काफी कुछ देख रखा है। इसको तो कहते भैया ना बताओ, कम से कम और अच्छा बताओ। समझ रहा हूं मैं आपकी भावनाओं को, लेकिन फिर भी हम लगातार रिवीजन पर बढ़े रहेंगे आगे, ताकि एक को एक चीज आपकी कवर हो जाए। कुछ भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचना चाहिए। अभी और भी क्वेश्चन आने वाले हैं काफी तगड़े तगड़े। यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से लोन पेयर है, ठीक है। तो आपको पता है कि NH3 और NF3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, NH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन आई होगी। फ्लोरीन आई, S कैरेक्टर घटाई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां पर आते हैं उस बॉन्ड में S कैरेक्टर कम हो जाता है। ये बात मैंने आपको बताई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो S कैरेक्टर नॉन लविंग होते हैं, मतलब वो जहां पर आएंगे वहां पर S कैरेक्टर को कम कर देंगे। तो जैसे ही फ्लोरीन आई, अरे यार, जैसे ही आपकी फ्लोरीन आई तो फ्लोरीन आई, S कैरेक्टर क्या हो गया आपका, यहाँ पर S कैरेक्टर कम हो गया, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। और अब बात करें PS3 की, तो PS3 के केस में भाई 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल होगा, 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल होगा। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, 120 डिग्री, ये 109 के केस है। तो सबसे पहले कहा था ना हाइब्रिडेशन चेक करना, तो हाइब्रिडेशन अगर sp2 है तो वो तो सबसे पहले कहानी में जीत जाएगा। तो sp2 वाला आपका जो है, आपका जो sp2 वाला है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो इसमें होगा ही होगा, इसलिए BH3 सबसे नंबर पर, ठीक है, सही बात है। इसके बाद अगर sp2 sp3 वाले की बात करें तो बॉन्ड एंगल NH3 का ज्यादा होगा, और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, NF3 का उससे कम होगा, और यहाँ पर PS3 का। तो बिल्कुल सही आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द डाइथियोनेट एंड डाइथियोनाइट। यहां
यहाँ पर दो वर्ड यूज करे गए हैं, ऐसे वर्ड यूज करता है आपसे जब वो सोचता है कि ये सब कहानी तो आसान हो गई है, बॉन्डिंग का क्वेश्चन तो सरल सरल होने लगा है, अब कैसे करेंगे, तो वो आपको फंसाता है यहाँ पर कहा कि डाइथायोनेट या फिर डाइथायोनेट, थायोनाइट और थायोनेट। तो देखिए आपको मैं कहानी बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, वो क्या है कि इक एसिड आपने सुने होंगे, इक एसिड, इक एसिड से मैं आपको याद दिलाता हूं, इक एसिड आपने सुना होगा, कहां सुना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड सुना होगा। हाँ, तो इक एसिड में क्या होता है कि जब भी कोई कंपाउंड जो एसिड है या फिर ऐसे एसिड्स बनाता है, तो जब भी कोई कंपाउंड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, किस में हो भाई, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो उस केस में वो जो एसिड बना रहा होगा वो बनते हैं इक एसिड हमेशा, ठीक है। अगर और उसके बाद एक और सुना होगा आपने अस एसिड, उसके बाद एक और सुना होगा अस एसिड। तो अस एसिड क्या होते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से दो कम हो ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में अगर आपका जो मेन एटम है जो आपका एसिड बना रहा है, वो मेन जो आपका एटम है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 हो, तो ऐसे जो एसिड बनेंगे वो क्या कराएंगे, अस एसिड, जैसे सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसका अगर आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाना हो, आपको कुछ भी कहानी पता नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो पता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपको सेट करना है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और यहां पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। अब सल्फर देखो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, जरा चेक करो सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पर जो आपका सल्फर है, अगर एक देखो यहां पर अगर एक ऑक्सीजन कहीं किसी के साथ बना हो, तो वहां पे ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करें, तो वहां पर अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो इस पर -2 आता है, इस पर +2 आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे इस डबल वाले को, तो +2 चार्ज आएगा, यहां से आएगा +2, यहां से आएगा +2, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां से आएगा +1, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहां से आएगा +1। सल्फर का जो फॉर्मल चार्ज है, जो फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो बेसिकली कितनी है यहां पर, +6। इस वजह से इस एसिड को क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगला केस मान लें आपको बस सल्फ्यूरस एसिड बनाना है, क्या बनाना है, सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड में आपको क्या करना है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखनी, तो उसके लिए क्या करो भैया, उसके लिए कुछ इस तरीके से कर दो, उसके लिए आप कुछ इस तरीके की कहानी कर दो, H2SO3 कर दो। तो यहां पर अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, इसकी ऑक्सीडेशन 2 3 4, तो मैक्सिमम -2 है ना, तो ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड। आप कह दो सर ये सब क्या बातें बता रहे हो, आपको सल्फ्यूरस एसिड ये सब क्या होता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, अगर इक एसिड से उसका आप एनायन बनाओ, इक एसिड से उसका एनायन बनाओ, तो वो बनता है आपका 8, वो बनता है 8। जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम इक एसिड से बन रहा हो आपका एनायन, तो वो बनता है 8। और जब अस एसिड से उसका एनायन बन रहा हो, तो वो क्या बनता है आपका 8। वो क्या बनता है आपका 8। किसी भी केस के सल्फाइड, सल्फाइड, क्लोरेनिक, जैसे आपका वो होता है ना HClO4, ठीक है, HClO3, तो उन सब में भी यही सारी कहानी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहां से समझाना क्या चाहता हूं मैं, यहां से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि 1 मिनट अगले पन्ने पर चलते हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, उसके लिए आपको ये चीजें पता ही होनी चाहिए। ये चीजें क्या होनी चाहिए, पता ही होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाओगे भैया, कर नहीं पाओगे। आप तो बस बॉन्ड एंगल पढ़ कर गए हो, और यहाँ पर क्वेश्चन तो आपसे कुछ और ही कहना चाह रहा है इस समय। तो चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि आपका जो 8 एसिड है उसमें ऑक्सीजन मैक्सिमम स्टेट में रहा होगा, और कई बार ऐसा भी होता है जो आपका 8 होता है ना, वो मैक्सिमम से 1 कम भी हो सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पर वो आपका मैक्सिमम से 1 कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके जो थायोनेट सीरीज एक तरीके से होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये सल्फर और ये N, और ये सल्फर और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये OH, ठीक है। तो ये होता है डाइथायोनेट, नहीं होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन डाइथायोनेट एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। इसका जब एनायन बनाओगे तब बनता है डाइथायोनेट एनायन। अब N की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो नॉर्मल केस में आपको हमेशा 0 लेके ही कहानी को आगे बढ़ना होता है। इसका मतलब आप यहाँ से इसको हटा दीजिए ये सब कुछ, तो यहाँ पर आपके पास सीधा सीधा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, थायोनेट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जरा देख करो,
+2 +2 +1, इसका मतलब +5, तो +5 भी हो सकती है, मैक्स -1 पर भी आपका 8 काम कर सकता है। आ रही बात क्लियर आपको समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका डाई एनायन बनाऊं, अगर मैं इसका क्या बोलूं, डाई एनायन बनाऊं, तो उस केस में आपको यहां पर मुझे ये हटाना पड़ेगा, यहां से ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, और करना क्या पड़ेगा मुझे, ये हो जाएगा O-, ये क्या हो जाएगा O-, ये क्या बना, किसका स्ट्रक्चर बना, ये बना डाइथायोनेट का। तो डाइथायोनेट के बारे में अब सारी की सारी कहानी आप समझ सकते हो। अब बात करो आइट की, तो आइट में भैया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन से 2 कम कर दो, या फिर इससे 2 कम कर दो, जो भी 8 होगा उससे 2 कम हो जाएगी। अगर +5 में है तो उससे 3 में आ जाएगा। उसके लिए कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, सल्फर सल्फर बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O-, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O-, क्योंकि देखो अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, तो अगर एक का आइडिया आपको होगा तो दूसरा भी बना सकते हो आप आसानी से। समझ रहे हो ये बात सही से? ठीक है भाई, तो इसका मतलब हो गया कि आपको दोनों के दोनों स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर के बारे में आपको कहानी पूरी समझ में आ गई। अब कर दीजिए आप क्वेश्चन, आपका भैया जो बोल रहा है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बोथ है सल्फर सल्फर बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बोथ आर डायआयनिक, क्या बात है, मतलब दोनों डायआयनिक निकाले और वही निकला, बहुत बढ़िया, सही बात बोल रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +3 एंड +5 रेस्पेक्टिवली, तो इसमें +3 है, पहले वाले में +3 है, दूसरे वाले में +5, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। अगला क्या कह रहा है, सल्फर इन डाइथायोनेट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाइथायोनेट, डाइथायोनेट, ये है डाइथायोनेट, ये है आइट। ठीक है, तो डाइथायोनेट में बताओ कहां दिख रहा है, कहां है लोन पेयर, देखो भैया इसके पास कहीं दिख रहा है, इसने बना लिया 1 2 3 4 5 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके शेयर, और आपका ये सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो नहीं है भाई, इसके पास नहीं है, ये बहुत गलत बोल रहा है, आपको गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है, और गुमराह हम नहीं होंगे, और यहां पर आपका ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। इसका मतलब है A, B, C आर करेक्ट, तो A ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो भाई अपने को यहां पर पता करना है कि लोन पेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ईच सेंट्रल एटम, हर सेंट्रल एटम में नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं कितने हैं, हमको ये फटाफट पता करना है। ठीक है, तो आपके सामने सबसे पहला है TeBr6 2-, ठीक है, तो TeBr6 2-, एक तरीके से अगर मैं आपको बता देता हूं, XeF6 जो होता है ये होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और इसके बाद अगर आप साइड एटम्स को थोड़ा बड़ा बड़ा लो ना, यहाँ पर TeBr6 है, हाँ, तो ये TeBr6, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, Br6 2-, यहाँ पर भी ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पर भी एक्सी एटम के पास बेसिकली क्या होता है, देखो इसका नॉर्मली अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे, अब मैं सब कुछ डिटेल वाइज नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए जो मेन पॉइंट्स है सीधे बताते जा रहा हूँ। आपका XeF6 जो बेसिकली है, यहाँ पर XeF6 के में सल्फर ज़ेनॉन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 में से 6 इधर बिजी हो गए, तो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। 7 कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होना चाहिए कि आपका sp, इसका मतलब होना चाहिए sp3 4, और उसके बाद 4 और 3 6 और एक 7, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन के और एक लोन पेयर, तो 7 होना चाहिए, 6 + 1, इसका मतलब 3 1 4 3 7, तो sp3d3 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहां पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, p3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इन द केस ऑफ Br6, क्योंकि इस वाले केस में यहां पर इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर साइड एटम्स बहुत बड़े हों तो वो सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स को क्या कर देते हैं, बिल्कुल दबा के ही रखते हैं अंदर, लेकिन इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, और यहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। काफी फेमस बात है, आप सभी को होपफुली पता होगी, नहीं पता होगी तब भी कोई बात नहीं। तो आपको यहां पर बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि TeBrCl6 में आपके पास बेसिकली अगर आप नॉर्मली तरीके से इसको निकालना चाहोगे तो यहां पर बेसिकली क्या T किस उसमें ग्रुप में है, अगर देखो उससे टीपो, उससे टीपो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका T के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो पता ही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, बाकी सबके सब क्या हो गए, फ्लोरीन, बाकी सबके सब ब्रोमीन एटम्स लग गए। लेकिन यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये वाला ऑक्सीजन जो होता है, लोन पेयर होता है, वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो p3d3 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर तो है, ये तो अपना मतलब जो मेन बेसिक बात है वो तो ये है कि लोन पेयर तो है इसमें। तो इसमें कितने लोन पेयर है सेंट्रल एटम पर,
सेंट्रल एटम पर सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर है। तो काउंट करते चलिएगा साथ साथ में, और जिनको आंसर पता है वो लोग कमेंट करते रहिएगा, तो मैं बता दूंगा कि हाँ, क्योंकि मैं रिप्लाई तो वहां पर आपको वीडियोस में कर ही रहा हूं, ठीक है। तो नीचे कमेंट भी साथ में करते रहो, तेजी से करो थोड़ा, ठीक है। अगला केस क्या है, BrF2 पॉजिटिव। BrF2 पॉजिटिव आपका ब्रोमीन एटम आ गया, क्या आ गया भाई, ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन एटम, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 7 होने चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन बचे, और F2 2 फ्लोरीन एटम लगा दिए, इसका मतलब है एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में आपके पास कितने लोन पेयर आ गए, 2 आ गए। अगला बचा SnF3। SnF3 को देखते हैं फटाफट, आप लोग भी साथ में करते रहो। अब S ट्रिपल बॉन्ड N, और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली का है, ये ऑक्सीजन फैमिली का SnF3, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो थे वो बिजी हो गए यहाँ पर। अगला केस देखते हैं, अगला केस क्या है आपका, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया वो 0 आ गया। अब XgF3 बचा, तो XgF3 में बेसिकली Xg, ठीक है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, और बचे 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन में एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और एक होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। XgF3 में ध्यान रखना, क्योंकि इसने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे रखा है, इसने आपसे ये नहीं कहा है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, इससे मतलब नहीं है इसको, ये आपसे कह रहा है सिर्फ लोन पेयर। तो लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर सिर्फ आपका ये काउंट होगा, 1 2, और उसके बाद बेसिकली यहां पर 3 4, तो इसका मतलब 2 तो 4, और यहां पर भी 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल जो आंसर आएगा 2 + 2 + 1, तो कितना आएगा, 5 आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। बोलो भाई 5 आंसर आ गया या नहीं आ गया, बोलो फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ कि 5 आंसर आ गया या नहीं आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। XgF3 है आपका यहाँ पर। अब ये XgF3 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और बेसिकली XgF3 मॉलिक्यूल होता नहीं, XgF3 पॉजिटिव होगा या तो XgF3 निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने टाइपिंग में सही से काम नहीं किया है, ठीक है। तो इस वजह से इसको आप कर लीजिए XgF3 निगेटिव कर लीजिए। तो अगर आप इसको XgF3 निगेटिव कर देंगे तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो इसके पास हो जाएंगे 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देन द आंसर विल बी 6, देन द आंसर विल बी 6, देन द आंसर विल बी 6, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऐसे कंपाउंड्स आपसे कभी नहीं पूछता है जो एग्जिस्ट ही ना करते हो। XgF3 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर XgF3 पॉजिटिव या XgF3 नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने लोन पेयर कंपेयर कर लिए। तो भाई ये आपका एडवांस का क्वेश्चन था 2018 में, जेईई एडवांस का, ठीक है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बता रहा हूं आपको, यही घुमा घुमा के पूछेगा, कितनी तरीके से घुमा सकता है मैं उतना आपको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अगला केस आ रहा है, देखो आपके सामने क्या कह रहा है, H2O SnCl2 और SnCl2 गैस में और सॉलिड गैस में, तो इनका आपस में कंपैरिजन करना है। तो H2O के बारे में तो पता ही है, H2O के बारे में लगभग 104 डिग्री के आसपास होता है ना बॉन्ड एंगल, इसके बारे में तो लगभग सारी कहानी पता ही है। लेकिन SnCl2 और SnCl2 सॉलिड और गैस के फेज में आपको मैं मुझे थोड़ी सी कहानी बतानी है कि जो आपका SnCl2 होता है ना, SnCl2 होता है ना, नॉर्मल केस में देखो ये पहले किस पीरियड में, वो काशी गए शंकर पार्वती, क्या है, काशी गए SnPb, ठीक है। तो ये Sn बेसिकली कहां पर आ रहा है, कार्बन फैमिली में, बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 ये बचे और 2 ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। उसके केस में आपका ये लोन पेयर आपका बेसिकली, रुको यहां पर sp2 में आपका बेसिकली, रुको SnCl2 में आपका सेंट्रल एटम बहुत बड़ा है, सेंट्रल एटम बहुत बड़ा है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल एटम बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो आपका जो बॉन्ड एंगल होगा ना यहाँ पर किसी भी टाइप का हाइब्रिडेशन नहीं होगा, और जिसका बॉन्ड एंगल होगा वो लगभग 90 डिग्री के आसपास ही होगा। कितना होगा भाई, 90 डिग्री के आसपास ही होगा, तो इसकी वैल्यू होती है अराउंड 94 डिग्री के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें SnCl2 सॉलिड की, तो आपका जो SnCl2 सॉलिड होता है ना, वो कुछ इस तरीके से देखो एग्जिस्ट करता है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कई बार आपसे बिना कॉन्सेप्ट के बाहर की चीजें पूछने लगता है, ठीक है, मतलब आप सॉलिड और गैस में कैसे कंपेयर करें, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका SnCl2 का स्ट्रक्चर ये क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर ये क्लोरीन, और इस तरीके से यहाँ पर इसका ये लोन पेयर, इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं Sn, ठीक है, N, और यहाँ पर ये बेसिकली लोन पेयर, इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है ना, सॉलिड केस में बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, और क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल अराउंड 80 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो कि सॉलिड फेज में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, एटम पास आ जाते हैं,
सॉलिड फेज में, ठीक है, गैस फेज में आराम से फ्रीली होते हैं तो दूर दूर रह सकते हैं। इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हो। तो इसलिए आपको इसका स्ट्रक्चर, आपको बेसिकली मेन बात होती है कि स्ट्रक्चर के बारे में आपको कहानी पता है या नहीं पता है। तो इस वजह से इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो किसका हो गया, H2O होगा, H2O का हो गया। उसके बाद SnCl2 किस केस में होना चाहिए, सॉलिड में ज्यादा बॉन्ड एंगल या फिर गैस में। तो नॉर्मल केस में आपको गैसियस फॉर्म में बॉन्ड एंगल ज्यादा ही होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म। ये बात आप थोड़ा ओवरऑल जनरल तरीके से नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें और भी कोई करेक्शन होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर इसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर SnCl2 सॉलिड, फिर SnCl2 गैस, फिर SnCl2 सॉलिड। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन आते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी को कैसे आपस में कंपेयर किया जाए, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ एक बेसिक फंडा समझना है इसमें कि जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना, उसमें बेसिकली दो तरीके के काम हो सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी में दो तरीके के काम हो सकते हैं। कौन से दो तरीके के काम हो सकते हैं, दो तरीके की आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर दो तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्रोच करनी होती है। सबसे पहला तरीका हो सकता है कि आपको चेक करनी होगी लैटिस एनर्जी। क्या चेक करनी होगी, क्या चेक करनी होगी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब है क्या है, किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी कब खूब ज्यादा होगी, जब उसके कंपाउंड में जो आयंस होंगे ना वो छोटे छोटे आयन से मिलकर बना हो या फिर बड़े बड़े आयन से मिलकर बना हो। छोटे छोटे आयन से मिलकर बना होना चाहिए ताकि उनमें जो पैकिंग हो ना क्रिस्टल की, लैटिस की, वो काफी अच्छी हो, ताकि उसको मेल्ट करने में उसकी जो थर्मली स्टेबिलिटी चेक करी जाए वो क्या हो, अच्छी होगी। तो लैटिस एनर्जी का तो मतलब है कि केटायंस आयंस क्या होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। अब दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको यहां पर लगाना पड़ जाए फजान रूल। क्या लगाना पड़ जाए, फजान रूल। तो फजान रूल बेसिकली क्या होता है कि कैटायन जितना छोटा और एनायन जितना बड़ा, कैटायन जितना छोटा, एनायन जितना बड़ा, उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ज्यादा क्या होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर। तो और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी लेस थर्मल स्टेबिलिटी हो जाती है। क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि कंपाउंड में जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा और उतने अच्छी तरीके से कंपाउंड क्या होगा, थर्मली स्टेबल होगा। तो अब आपको बस ये पता करना है कि कब आपको फजान रूल लगाना है आपके दिए हुए क्वेश्चन में और कब आपको लैटिस एनर्जी चेक करनी है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपको लैटिस एनर्जी कब लगानी होती है। लैटिस एनर्जी कब लगानी होती है, जब आपके पास क्या हो, मोनोवैलेंट एटम, एटम्स हो, मतलब आयन, मोनो एटॉमिक आयन्स हो आपके पास। क्या हो, ये कब लगाएंगे, जब हमारे पास मोनो एटॉमिक आयंस होंगे। अगर आपके कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर दे रखा है ना, अगर उसमें मोनो एटॉमिक आयंस हैं तो आपको लैटिस एनर्जी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है। आपको कैटायन आयन देखना है जिसमें छोटे छोटे होंगे, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो वो थर्मली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर आपके पास फजान रूल कब लगाना पड़ेगा, जब आपके पास पॉली एटॉमिक आयंस हो। क्या हो भाई, पॉली एटॉमिक आयंस। तो भाई बस इतना सा सिंपल तरीका है और देखो सारे क्वेश्चन आपके साथ फटाफट हो जाएंगे। जैसे आपके सामने ये पहला कंपैरिजन मैंने लिख रखा है कि BA और BeO, इन दोनों में आपको चेक करना है क्या कि कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आयंस है, अगर इनको आयन बनाया जाए तो आयन के केस में यहाँ पर आयन बनने से ये कैसे आयन बन रहे हैं, मोनोएटॉमिक आयन से तो बन रहे हैं। इसका मतलब आपको लैटिस एनर्जी चेक करनी है, मतलब जिसमें छोटे छोटे आयन वो ज्यादा थर्मली स्टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर ये जो BeO है ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये छोटा आयन होगा Be कैटायन, और O-, तो ये क्या होगा, थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है ये बात आप सभी को। अब मान लो आपको कंपेयर करना है BaCO3 और BeCO3 और BeCO3। उसमें वो मैंने गलत ऑप्शंस लिख रखे थे यहाँ पर, इसको वैसे हटा दिया मैंने। यहाँ पर क्या है आपका BaCO3 और BeCO3। तो इस केस में अब आपको जब थर्मल स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक एनायन है, ये एनायन है, ये मोनोएटॉमिक नहीं रहा। तो जब मोनोएटॉमिक नहीं रहा तो इसका मतलब है अब इस केस में आपको लगाना पड़ेगा फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है कि कैटायन जितना छोटा होगा, और एनायन तो सेम है, एनायनिक चार्ज सेम है, तो आपको कैटायन क्या करना है, कैटायन को कंपेयर करना है। तो आपको देखना है इस कैटायन BA और BE में देखना होगा। अगर आपका कैटायन छोटा है, तो उस केस में वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर सकेगा और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब आपको बड़ा कैटायन ढूंढना है। तो बड़ा कैटायन कौन सा हो गया आपका BaCO3। इसका मतलब BaCO3 कंपाउंड में आपकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो
थर्मल स्टेबिलिटी और लैटिस एनर्जी, फजान रूल, एक साथ हमने सब कुछ कवर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए आपको मैंने अभी भी पहले भी एक बात बताई है, जब आपको पता करना हो कि कौन से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके पास कभी भी एक I2 होता है तो I2 पर या तो I पॉजिटिव अटैक कर रहा होता है तो I3 पॉजिटिव बन रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि दो I2 में कोई पॉजिटिव अटैक कर रहा होगा तो उस केस में आपका बेसिकली क्या हो रहा होगा, I5 पॉजिटिव बन रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास I2 में हो सकता है दो I माइनस अटैक करें तो हो सकता है आपका I4 निगेटिव बन रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि आपके पास ट्वाइस I में एक I माइनस अटैक कर रहा हो तो यहां से क्या बन रहा होगा, आपका I5 निगेटिव बन रहा होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं इस तरीके से जो बन सकते हैं आपके कंपाउंड, सिर्फ वही इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अगर मैं I3 की बात करूं तो I3 या फिर X3 की बात करूं तो X3 पर या तो कैटायनिक चार्ज होगा या तो एनायनिक चार्ज होगा, क्योंकि X2 पहले होगा और उसके बाद X माइनस उस पर अटैक कर रहा होगा। ये बात क्लियर है आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। इसका मतलब क्या हुआ, अब इन्हीं सारे पॉइंट्स के आधार पर आप कंपेयर करो। देखो I3 पॉजिटिव, हाँ ये एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा I5 निगेटिव, दो I और एक I माइनस ने अटैक किया होगा, हाँ ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, I3 नेगेटिव, ठीक है भाई ये भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अगला केस क्या है, I3, कैसी बात हो गई, I3 नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्या हो गया आपके पास, F3 नेगेटिव। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि F3 नेगेटिव जो होता है, F3 नेगेटिव ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है कि यहां पर ये ज्यादा से ज्यादा दो बॉन्ड बनाने के लिए अपने आप को खुद मजबूर नहीं कर सकता है, अपने साथ ही बॉन्डिंग कभी भी नहीं करता है। तो आपका F3 नेगेटिव नहीं बनता है, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बता सकता हूं, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि I5 पॉजिटिव और I5 नेगेटिव के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बातें चलिए कर लेते हैं। तो I5 पॉजिटिव और I5 नेगेटिव के स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं मैं आपको। I नेगेटिव कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करता है, ये I नेगेटिव और ये डैश 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 ये I2 इस तरीके से, और यहां पर ये डैश 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 ये I2। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है आपका, किसका, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो I5 नेगेटिव ये क्या है आपका, बेसिकली I5 नेगेटिव। तो I5 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बेंट टाइप होता है। इसके बाद बात करी जाए अगर I5 पॉजिटिव की, तो एक तरीके से यहाँ पर जो I5 पॉजिटिव होता है, I5 पॉजिटिव, यहाँ पर एक ही आयोडीन होती है ऐसे, ठीक है। इसके बाद एक आयोडीन इधर, इसके बाद एक आयोडीन इधर, इसी तरीके से एक आयोडीन इधर और एक आयोडीन इधर, और इस तरीके से पूरा का पूरा इसके ऊपर कैटायनिक चार्ज प्रेजेंट होता है। आ रही बात समझ में आपको, क्लियरली ये दिख रहा है साफ साफ। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, ओपन बुक टाइप ऑफ इसका स्ट्रक्चर होता है। और अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से एक कैटायनिक चार्ज इस सेंट्रल एटम से निकाल लिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस आयोडीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 ये खत्म हो गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर्स और बचे होंगे। बोलो भाई टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो 7 इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, बेसिकली दो बॉन्ड बनाए तो एक पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर्स की तरीके यहाँ पर प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर I5 पॉजिटिव का, और I5 नेगेटिव का होता है बेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक और हमने काफी सारी बातें कर ली कि पूरा का पूरा चैप्टर एक तरीके से हम लोग फिनिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तेजी से रिवीजन के साथ। चलिए आगे बात करते हैं आपका डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो देखो डाइपोल मोमेंट के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो। डाइपोल मोमेंट जो म्यू होता है, म्यू सबसे पहली बात, म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100 इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये क्या होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या होता है भाई, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो सबसे पहली बात तो ये आपको एक पॉइंट इसमें सीखने को मिल गया, ठीक है। कई बार हो सकता है थ्योरेटिकल दे दे, ऑब्जर्व बता दे और उससे आयनिक कैरेक्टर पूछ ले, या फिर आयनिक कैरेक्टर देख के थ्योरेटिकल बता के ऑब्जर्व पूछ ले, हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या है, जो फॉर्मूला होता है ना डाइपोल मोमेंट का, वो होता है Q इंटू डी, वो होता है Q इंटू डी।
ठीक है। जैसे अगर Q मान लो 2 कैटायन है तो 2 आएगा प्लस 2 आएगा, और साथ में इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू E भी होता है इसमें, ठीक है। इंटू E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। लेकिन अभी हमें केमिस्ट्री में उतना मैथमेटिकल के बारे में बात नहीं करनी है, तो हमें जो मेन फोकस है वो किसका है, म्यू जो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है और चार्ज का सेपरेशन कैसा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कई बार आपको चार्ज मिले 5 और डिस्टेंस में ज्यादा कुछ कंपैरिजन ना हो रहा हो, क्योंकि हो सकता है उनके बीच के जो कंपाउंड्स हैं, जो डाइपोल्स हैं, उनके बीच में जो बेसिकली जो डाइपोल बन रहे होंगे ना। अब एक बात और, डाइपोल में हमेशा प्लस से माइनस की तरफ का साइन लगता है इस तरीके से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो आपके पास कई बार ऐसा होगा कि आपका चार्ज डोमिनेट कर रहा होगा, और कई बार ऐसा होगा कि आपकी डिस्टेंस डोमिनेट कर रही होगी। उसी के बेसिस पर मैंने 2 एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करी है यहाँ पर। चलो ध्यान दीजिएगा। पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये पहला वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में जो डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट होगा ना, यहाँ पर HF, HCl, HBr और HI। तो देखो HI में डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन इसके पास चार्ज उतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पर HI के बीच में इतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन जो है ना, प्लस डेल्टा प्लस इस पर होगा ना, डेल्टा नेगेटिव प्लस और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये चार्ज की जो वैल्यू है ये इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो यहाँ पर डोमिनेट नहीं कर पाती है। और यहाँ पर चार्ज बहुत ज्यादा, इसलिए चार्ज बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमेशा क्या होता है, चार्ज ही डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो HF का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा आपका HCl का, उसके बाद होगा आपका HBr का, और उसके बाद क्या होगा आपका HI का। बोलो भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करें अगर अगले पार्ट की, अगला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, CH3F एंड CH3Cl। अब इसकी बताओ, CH3F एंड CH3Cl, ये हो गया आपका CH3F और ये हो गया CH3Cl। तो इस केस में फ्लोरीन और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में हो सकता है कि 19-20 का फर्क हो, लेकिन यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है ना, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा डोमिनेट कर जाती है इन द केस ऑफ CH3Cl। तो इस वजह से जो इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होता है ना CH3Cl का, वो ज्यादा होता है। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3F। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। इस टाइप के कंपाउंड्स के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सॉल्वेंट इफेक्ट। क्या आ गया आपका भाई, सॉल्वेंट इफेक्ट। क्या आ गया भाई, सॉल्वेंट इफेक्ट। तो सॉल्वेंट इफेक्ट का एक सिंपल सा तरीका है, आप ये ध्यान समझ लो। आपको पता है कि एसिड्स के बारे में नेचर पता होगा कि आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HClO4, ठीक है, फिर H2SO4, ठीक है, फिर आपके पास H2, फिर उसके बाद आ गया आपका HCl, उसके बाद आ गया आपका HCl, ठीक है। उसके बाद मान लो मैं कह दे रहा हूँ वाटर है, उसके बाद कह दे रहा हूँ कि आपकी अमोनिया है। कुछ इस तरीके का सीक्वेंस आपको पता है, एसिड का हल्का फुल्का आइडिया तो सबको ही होता है इतना। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट इफेक्ट क्या करता है कि अगर मान लो आप यहाँ पर H2O से कंपेयर कराओ, ठीक है, pKa वैल्यू का मेन खेल होता है। ज्यादा मैं pKa में नहीं घुमाता हूँ, मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाता हूँ और इसमें मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास जो बेसिकली अगर आप यहाँ पर इस सॉल्वेंट को लोगे तो इस सॉल्वेंट के हिसाब से कहानी क्या होगी कि इसके ऊपर वाले जितने ज्यादा pK वैल्यू इनकी ज्यादा है, जितने ज्यादा एसिडिक है ऊपर वाले, वो हमेशा इसके लिए क्या रहेंगे, एसिड रहेंगे, और नीचे वाले सबके सब क्या रहेंगे, बेस रहेंगे। तो अगर आप H2O सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो H2O सॉल्वेंट में आपका HClO4, HCl और NH3 की बात करें तो ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और ये बेस होगा। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, तो इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लेकिन अगर आप इसी सेम कंडीशन को इसको ले लो H2SO4 में, अगर इसको सेम अगर किसमें ले लो आप H2SO4 में, तो उसमें भाई बिल्कुल कहानी बदल जाती है। वहां पर क्या होता है, H2SO4 का मतलब है अब आप इस लेवल से कंपेयर कर रहे हो। कहां से कंपेयर कर रहे हो, इस लेवल से कंपेयर कर रहे हो। तो इसके लिए ये HClO4 कोई बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड नहीं होगा, वो एक तरीके का वीक एसिड होगा। क्या होगा, एक तरीके का वीक एसिड। यहां पर आप CH3COH भी लिख सकते हो, CH3COH। जैसे इस वाटर के लिए CH3COH वीक एसिड है ना, वैसे ही H2SO4 सॉल्वेंट में HClO4 एक वीक एसिड का काम करेगा, और H2SO4 के सॉल्वेंट में आपका HCl, उसके नीचे जितने भी हैं pKa वैल्यू वाले, वो सबके सब भैया कैसे होंगे, वो सबके सब आपके जो बेसिकली नीचे वाले जितने भी होंगे वो सबके सब बेसिक होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वीक एसिड का काम करेगा, ठीक है। कौन आपका
जो आपका HCl4 होगा वीक एसिड, और यहाँ पर जो HCl होगा वो बेस का काम करेगा, और NH3 भी क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा। तो इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात आपको समझ में कि इसमें अगर आप किसी भी एक सॉल्वेंट को उठाओगे तो उसके ऊपर वाले जितने भी होंगे, या फिर नॉर्मली मैं आपसे कह रहा हूं कि नॉर्मली आपने जितने एसिड बेस पढ़ रखे हैं ना, तो अगर आपने किसी H2O की जगह किसी दूसरे सॉल्वेंट को उठा लिया, तो जहां से उठाया है उसकी जगह से जितने ऊपर वाले एसिडिक होंगे वो सब उसके लिए एसिड रहेंगे, लेकिन उससे जो नीचे वाले जितने एसिड रहेंगे वो उसके लिए क्या हो जाएंगे, बेस का काम करने लगेंगे। और H2SO4 में H2SO4 ही न्यूट्रल का काम करेगा, जैसे वाटर में वाटर न्यूट्रल का काम करता है, ऐसा कहते हैं ना। अलग थ्योरी में फिर तो एम्फोटेरिक नेचर वो सब सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सॉल्वेंट इफेक्ट का कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। तो अब ये हो गया आपका किसके बारे में बात हो गई हमारी, ये बात हो गई हमारी टर्म सिंबल के बारे में। टर्म सिंबल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हम लोगों ने देख लिए, उसके रूल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। किस तरीके से टर्म सिंबल निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल का, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए बात करते हैं अपने अगले एक छोटे से पार्ट की, जो हल्का सा रिवीजन टाइप का मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। वो क्या है आपका, वो है जेड इफेक्टिव। स्लेटर्स रूल है, स्लेटर्स रूल को एक बार हल्का सा रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। स्लेटर रूल्स क्या होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस एस। यहाँ पर एस क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट बेसिकली न्यूक्लियस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उनकी वैल्यू बढ़ने लगे तो वो क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को स्क्रीनिंग इफेक्ट देने लगते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बाहर वाले ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, कम फील होने लगता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है, या फिर कहीं कहीं पर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसका ही फर्क पड़ना होता है, और उसका निकालने का सिंपल तरीका होता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस एस। मतलब कि अगर मान लो मैं बात करूं आपसे लिथियम की, तो लिथियम का नॉर्मली ली, इसके न्यूक्लियस पर +3 चार्ज है ना, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो जेड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3, और उसके बाद माइनस करना होगा एस के लिए। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपल उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद सबसे पहले क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप हायर इन द सीक्वेंस देन इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन कंट्रीब्यूट नथिंग टू एस। कि मतलब जहां पर अगर आप जिस भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हो, जिस भी इलेक्ट्रॉन पर, तो उससे आगे वालों का हमें कोई मतलब नहीं होता है, हम वहीं से कहानी पूरी की पूरी शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन्स इन NS एंड NP। मान लो आपको चेक करना, मान लो आप इस इलेक्ट्रॉन पर निकालना चाहते हो, मान लो आपको निकाल रहे हो 4s2 और 4p3। तो अगर आप किसी एक p ऑर्बिटल के बारे में निकाल लो कि 4p इलेक्ट्रॉन के बारे में निकाल लो, तो उस इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ जाएगा जो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बात कर रहे हो। उसके बाद बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मान लो इसके बारे में, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, p इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको क्या करना है, निकालना है आपको जेड इफेक्टिव। तो उस केस में बेसिकली क्या करना होगा, जितने इलेक्ट्रॉन NS और NP में होंगे जो वैलेंस सेल है, उतने इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना होता है कितने, 0.35 से। इसके बाद उसके अंदर वाले जो सेल है N-1 में, उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उनको मल्टीप्लाई करना होता है 0.85 से, ठीक है। और अगर आपके पास मान लीजिए d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, और देखो N-2 वाले लेवल्स पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आपके पास NS या FD NF ग्रुप कोई भी प्रेजेंट हो, d इलेक्ट्रॉन या F इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उनको मल्टीप्लाई करना होता है आपको 0.35 से। और इसके बाद क्या कह रहा है, ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर देन 1 बीइंग कंसीडर्ड टू s इक्वल टू 1। मतलब उसके नीचे अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नीचे जा रहे हैं, तो वहां पर उन सबका जो इफेक्ट लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1 ही लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके लिए देखिए आपको एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल आपसे क्या कह रहा है, एग्जांपल आपसे ये कह रहा है कि द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय 3d इलेक्ट्रॉन फॉर द कॉन्फिगरेशन दिस, ठीक है। तो अब ध्यान समझना इस वाले केस में, बिल्कुल सब एग्जांपल आपके सॉल्व सामने रखा हुआ है। जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड, तो इसका एटॉमिक नंबर काउंट करना है, 1 2 2 4 6 10 10 2 12 18 1 19। तो इसका मतलब 19 लिख दिया आपने। उसके बाद अब ध्यान से सुनो, ये कह रहा है 3d इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है, तो ये 3d इलेक्ट्रॉन से पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ कंसीडर कर रहा है, ठीक है। देखो इसने d ऑर्बिटल के बारे में कोई भी बात नहीं करी, तो इसने क्या किया, 3d ऑर्बिटल के लिए 3s और 3p, और इन सब के लिए क्या किया, सीधा का सीधा आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन N-2 और लोअर कंट्रीब्यूट टू s इक्वल टू 1, ठीक है।
अगर यहाँ पर बेसिकली आपके पास कंसीडरेशन है NS, ND या NF, ये तो नॉर्मल केस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके कंपाउंड में ND या NF प्रेजेंट हो, जब d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे, तो उस केस में आपके पास जितने d और f ऑर्बिटल होंगे उनको 0.3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे उनका डायरेक्टली 1 कर देंगे, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये फोर्थ वाला पॉइंट d ऑर्बिटल्स के लिए अलग है, और ये तीसरा वाला पॉइंट s और p वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग है, ठीक है। तो इस केस में इसने इस d इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को तो हटा दिया, d वाले इलेक्ट्रॉन को, और इसके अंदर जितने भी बचे उसको सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इस न्यूक्लियस के द्वारा आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। आ रही बात समझ में? ऐसे ही आपका जैसे इस वाले की बात कर लीजिए, इस वाले बात में, इस वाले को अगर ध्यान से आप समझेंगे तो ये देखो क्या कर रहा है, आपके पास 3s2 3p, आप 4s के बारे में निकालना तो 4s तो गया, अब इसके पास ये आया NH2NP 3, तो इस वाले केस में पहले NH2NP वालों को 0.85 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए NH2N5 वालों को 0.85 से मल्टीप्लाई करिए, कहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है, n-1 सेल, n-1 सेल को 0.8 से, और उसके बाद n-2 वालों को कितने, 1 से, और सीधा आपका आंसर निकल आएगा। तो ये हल्का हल्का फुल्का आपको रिवीजन ध्यान रखना होता है। अब आ रही है आपकी मेन कहानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस क्लास के लगभग अंतिम छोर तक। बात करनी है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अच्छी होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं हम सीधे की सीधे। वहां पर क्या होता था कि वैलेंस ऑर्बिटल होते थे, वैलेंस ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बेसिकली अंतर क्या होता है कि जब एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हो, ठीक है, एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे होते हैं, तो वहां बनते हैं क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंट एटम्स के जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 ऑर्बिटल्स आएंगे, उनके आपस में एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इंटरफेरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं एक तरीके से, उनके इंटरफेरेंस से एक तरफ होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उनसे क्या होता है, एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए आपके पास H2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो H2 मॉलिक्यूल में 1s एक ही रहा होगा, एक ये 1s रहा होगा, और ये दोनों आपस में कंपेयर करेंगे तो एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें जी वर्ड क्या लगाया, जी वर्ड लगाया था कि जिसमें जिराड प्रेजेंट हो, या मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जिसमें, ठीक है। तो इसका अगर मैं एक्चुअल विजुअलाइजेशन दिखाऊं तो आपके पास ये मान लीजिए 2s ऑर्बिटल्स, 2s ऑर्बिटल जब सेम फेज में मिलेंगे तो वो क्या होगा, कुछ इस तरीके का उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो मतलब अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बन गया, मॉलिक्यूल के ऊपर काम करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक एटम के रहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक तरीके से आ जाते हैं, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स के। यहाँ पर जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाने के बाद पूरे मॉलिक्यूल के वैलेंस ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब मान लो अगर ये डिफरेंट फेज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली यहाँ के इनके बीच में एनर्जी, जो एनर्जी का वैल्यू होती है, एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंट फेज में होने की वजह से ऑर्बिटल्स का उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इंटरन्यूक्लियर स्पेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से बॉन्ड में क्या होगा, बेसिकली बॉन्ड की एनर्जी बढ़ जाएगी और आपका ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखेगा और एक नोडल प्लेन बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इससे कनेक्टेड है ये स्ट्रक्चर। आई बात आपको समझ में? अब इसी तरीके से मान लीजिए इसके बाद मान लीजिए तो हो गया, अब इसी तरीके से मान लो ये H2 का बनाया, अब H2 में भी 1s है, आप एक इलेक्ट्रॉन भरो, एक इलेक्ट्रॉन भरो। अब इनमें जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि मान लो मुझे इस वाले स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो जितने एक बॉन्डिंग लोन पेयर को एक एंटी बॉन्डिंग लोन पेयर से काट दो, या फिर एक बॉन्डिंग पेयर को एक एंटी बॉन्डिंग पेयर से काट दो। इसके बाद अब देखो यहाँ पर एक बॉन्डिंग पेयर बचा ना, तो एक पेयर का मतलब हो गया एक बॉन्ड ऑर्डर, आधा अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ, Li2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, वो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, और उनके बीच में दोनों के दोनों बॉन्ड जो होते हैं, सॉरी यहाँ पर बॉन्ड होता है 1, और वो जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, क्योंकि सिग्मा सिग्मा से बन रहा है, एस ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सिग्मा बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है Li2 का, और वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है।
अब इसी तरीके से ये कुछ ऑर्बिटल्स हैं, कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 2pz, देखो हमेशा pz ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो z एक्सिस होती है ना वो हमारी मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है। उस एक्सिस को हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस मान रखा है कि जब भी इंटरेक्शन होंगे, पहले इंटरेक्शन, तो मॉलिक्यूल z एक्सिस के अलोंग ही आकर वहां पर इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो आपका pz जब आपस में इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है प्लस प्लस वाला, तो देखियो इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से क्या होगा कि इनकी एक तरीके से नहीं, कि अगर कंस्ट्रक्टिव रेजोनेंस होता तो एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वेव्स के। तो उसी तरीके से यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, सिग्मा जी। जी क्यों है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा जी, और बना किससे, ये 2pz से, तो सिग्मा जी 2pz लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपोजिट फेज में होंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, एक नोडल प्लेन आ जाएगा, ये आ गया नोडल प्लेन, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मान लो p ऑर्बिटल्स आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में बेसिकली क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, देखो यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से प्लस प्लस का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, माइनस माइनस का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अब यहाँ पर एक नोडल प्लेन आ गया बीच में। नोडल प्लेन आने की वजह से क्या हुआ, अगर इस पॉइंट से मैं देखूं, अगर मैं इस पॉइंट से चेक करूं, तो इस पॉइंट से ऊपर अलग फेज है, नीचे अलग फेज है, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं इसको पाई यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अंजीरा। ठीक है, और ये बना 2px है, तो इसलिए बगल में 2px लिखा हुआ है। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, ये भी सेम कहानी है। अगर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहे होंगे तो यहाँ पर दो नोडल प्लेन्स आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। देखो यहाँ से देखो, इधर पॉजिटिव फेज, इधर पॉजिटिव फेज, इधर नेगेटिव फेज, इधर नेगेटिव फेज। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखा है पाई स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो स्टार लगा दिया, और जी लगा दिया क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे देखते हैं, कहानी थोड़ी हमारे आगे बढ़ती है, कहानी बढ़ती है आगे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की। देखो नॉर्मल केस में जब हम क्या करते हैं, जब लिथियम से बेरिलियम बोरॉन की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं, तो ये बेसिकली आपको बता रखा है 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, न्यूक्लियस की क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वो 2s ऑर्बिटल को ज्यादा अपनी ओर खींचता है एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल, क्योंकि 2s ऑर्बिटल स्फेरिकल थे, स्टार्टिंग में बताया था ना कि स्फेरिकल है, तो ज्यादा तेजी से खींचे जाएंगे वो। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एज कंपेयर टू p, तो इस वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इन दो 2s और 2p के बीच का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। और एक ऐसी कहानी आती है कि जैसे ही हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर जाते हैं, यहां पर एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं। वो यहां पर आपके सामने बने हुए हैं। नॉर्मल केस में हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस बात को। नॉर्मल केस में जैसे B2 को आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम B2 की बनाना चाहो, तो B2 के केस में आपका क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, तो 2s2 ये और 2p3 ये। ठीक है, 2s की बात करेंगे क्योंकि उसके नीचे वाले तो आपस में फिल होकर मर जाते हैं, तो यहाँ पर 2p, यहाँ पर 2p। तो आपके पास B2 के पास वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हा ही ली बे ब, 1s2 2s2 एंड 2p1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेसिकली, जब इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है ना, तो s और p आपस में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। मिक्स होने की वजह से होता क्या है कि आपके जो देखो एक आगे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लगा रखा होगा, तो आपको वहां से मैं दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए जरा, अच्छा नहीं बता रखा। तो बेसिकली यहाँ पर देखो क्या होता है, ये s और p आपस में मिक्स होने का फायदा क्या होता है कि s ऑर्बिटल क्या, अगर s और p, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से मिक्स होगा तो s ऑर्बिटल की एनर्जी हल्की सी बढ़ जाएगी। नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए कि यहाँ पर इसका s का स्टार बनना चाहिए और यहाँ पर ये s का बॉन्डिंग बनना चाहिए। इसके बाद उसके बाद अगला केस क्या होना चाहिए नॉर्मली केस में, कि आपके पास बेसिकली यहाँ पर जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, इस केस में क्या होना चाहिए कि पाई वाले यहाँ पर आ जाने चाहिए, क्योंकि सॉरी सिग्मा वाले, क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पहले पीजेड इंटरेक्ट करेगा तो उसका बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड आपका कुछ यहां पर आ जाना चाहिए इस जगह पर, और उसके बाद यहां पर आने चाहिए दो पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ये नॉर्मल केस होना चाहिए, और यहां पर उनका पाई का पाई स्टार बन जाना चाहिए और यहां पर सिग्मा स्टार बन जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब sp मिक्सिंग हो रही होती है, जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस जब कम होता है, तो उस केस में क्या होता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसकी वजह से ये वाला जो 2s ऑर्बिटल होता है ना, ये चला जाता है यहाँ पर ऊपर। कहाँ चला जाता है, यहाँ पर ऊपर चला जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम देखते
लेते हैं कि हमारे पास जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, पाई ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड, उस केस में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। देखो जैसे कि इस कंपाउंड में आपका स्ट्रक्चर देखो, इस कंपाउंड में B2 में क्या हो रहा है, पहले 1 है 2s, फिर 2s स्टार, उसके बाद फिर पाई बॉन्ड आए हैं, उसके बाद है सिग्मा बॉन्ड। मतलब है कि यहां पर इसका मतलब है कि B2 मॉलिक्यूल में अगर आप बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे तो ये एक पेयर से एक पेयर गया, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका मतलब B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक बॉन्ड ऑर्डर है, और वो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई ऑर्बिटल में है। समझ रहे हो ये बात। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं N2 की, तो N2 में बेसिकली क्या है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है, और उसके जो 2 पाई बॉन्ड्स है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो वही बात होती है, यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से sp मिक्सिंग खत्म हो जाती है, और जैसा मैंने अभी बताया आपको होना चाहिए वैसा ही होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको बोलते हैं sp क्रॉसओवर। क्या बोलते हैं इसको, sp क्रॉसओवर। और इसके बाद जो कहानी होती है वो नॉर्मल कहानी बनकर आ जाती है। तो बस ये 2 टाइप के एनर्जी डिफरेंस है, आपको ध्यान रखने हैं, और इनके आधार पर ही सारे के सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन नहीं बताया था आपको B2, तो B2 के केस में बेसिकली क्या है, 2 पाई ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका आपको टर्म सिंबल निकालना है। तो टर्म सिंबल वही हमने पहले भी निकाला था, 3 सिग्मा G नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई क्लियरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कहानी कह रहा है, ये कहानी है कि मान लो आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं जैसे हम H और H को आपस में मिला रहे थे, तो यहाँ पर इसका 1s लिख रहे थे, यहाँ 1s लिख रहे थे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनर्जी में उतने ही कम चले जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींच लेगा। तो इसी तरीके से मैंने आपके सामने ये HF का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रखा है। तो इसमें देखो, इसका फ्लोरीन का जो 2s ऑर्बिटल है और फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल है, इससे भी ज्यादा एनर्जी है आपके फ्लोरीन के 1s ऑर्बिटल की। समझ रहे हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नीचे होगा, तो इस वजह से इसका 2p जो होता है ना, 2pz, वो इसके 1s से इंटरेक्ट करेगा और सिग्मा बॉन्ड बना देगा। एक pz और s आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। बाकी बचे जो 2 बॉन्ड होंगे, 2 जो इनके ऑर्बिटल्स होंगे ना, वो नॉन बॉन्डिंग बनके ये रह जाएंगे, और ये बन जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग, और ये बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड, और ये भी रह जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे और भी बहुत सारी चीजें समझने को देख सकते हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। तो ये क्या है कि देखो, ये वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली किसके पास हैं, इस फ्लोरीन एटम्स के ही तो हैं सीधे के सीधे, और ये वाले जो दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास है, फ्लोरीन के पास ही तो हैं। तो इसका मतलब है ये भी बता रहा है कि यहाँ पर HF बॉन्ड बनेगा और फ्लोरीन के पास बेसिकली 3 लोन पेयर होंगे, 1 2 3, जिनमें से एक की एनर्जी कम होगी और 2 की एनर्जी सेम होगी। मतलब लोन पेयर्स की एनर्जी के बारे में भी बता दे रहा है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और भी बहुत सारी चीजें बता सकता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, आप वहां से भरकर सब कुछ पता कर सकते हो। तो ये अब इसका अगर हम एक्चुअल विजुअलाइजेशन देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मान लो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये और ये, तो यहाँ पर क्या है आपके पास बेसिक कहानी क्या कहना चाह रहा है आपसे कि यहाँ पर एक्स वाई में अगर वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा वो कुछ इस एनर्जी रेंज में बनेगा, और जिसकी एनर्जी वाई के साथ मैच कर रही है उसकी एक्स के कंपेरिजन में इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी किसके साथ मैच कर रही है, वाई के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ना वो बेसिकली लाई किस पर कर रहा होगा, वाई पर। देखो यहाँ पर एक्स वाई अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे ना तो एक्स वाई बनने के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो लगभग पूरा का पूरा आपके वाई एटम पर ही होगा। और लेकिन जो उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें, ये जो बनेगा ये लगभग किसके पास बनेगा, एज कंपेयर टू एक्स में इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब लूमो जो होगा जिसको बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो लूमो होगा आपका एक्स पर, और होमो जिसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो किसमें होगा, वाई पर। ठीक है, ये एक हल्का सा बेसिक आइडिया। अब इसके बाद देखिए कुछ पॉलीएटॉमिक की जगह मैं अब आपको बता रहा हूँ हेटेरोएटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। जैसे अब मैंने अभी आपको बताया क्या कि H2 का कैसे बनाऊं, B2 का कैसे बनाऊं, ठीक है, O2 का कैसे बनाऊं, इनके बीच का डिफरेंस बताया। लेकिन कई बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनाने को आ सकते हैं जब आपके पास एक ऐसा केस हो जिसमें sp मिक्सिंग हो रही हो और एक ऐसा केस हो जब उसमें sp मिक्सिंग ना हो रही हो। तो उन दोनों केस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कैसे बनेंगे, वो उनका लगभग सबके लिए सेम स्ट्रक्चर है। तो ये 3 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर सबसे पहले आप इस केस को समझिए। सबसे पहले आप समझिए किस केस को मैं आपको सही तरीके से आसानी से समझा सकता हूं। सबसे पहले इस केस को समझते हैं, ये वाला,
चलो इस पर ध्यान दो। यहाँ पर बेसिकली क्या है आपका कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ये कार्बन है एटम, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम में इसका 2s ऑर्बिटल यहाँ, इसका 2s ऑर्बिटल नीचे होगा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका 2p ऑर्बिटल और इसके 2p ऑर्बिटल की एनर्जी उससे कम होगी, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में sp मिक्सिंग हो रही होगी, जिसकी वजह से इस s ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इससे इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो होगा क्या बेसिकली ये इसके एक p ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कर एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बना देगा, एक सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक बन गया ये सिग्मा स्टार, ठीक है। लेकिन 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 अगली केस क्या होती है बेसिकली, इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है। एक तो ये तरीका हो गया, इसके बाद इसके पास बचे 2 p ऑर्बिटल और इसके बचे 2 p ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। आ रही बात समझ में? समझना ध्यान से क्या है कि आपके पास ये 2s ऑर्बिटल ये यहाँ गया, इसके बाद ये 2s ऑर्बिटल ये यहाँ गया, इनकी वजह से, ठीक है, इन 2 p ऑर्बिटल ने इनके साथ पाई बॉन्ड बनाया और उसका पाई स्टार ये बन गया। उसके बाद ये सिग्मा किससे इंटरेक्ट कर रहा है, इस सिग्मा से। तो इस स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से समझने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उसको अब मुझे आसान बड़े ध्यान से प्यार से आपको समझाना पड़ेगा पूरा का पूरा डायग्राम कि कैसे बनता है। तो ये आपने लगभग हर जगह पढ़ा होगा और रिवीजन में हमें इसे बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से आप इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है इसका वो नॉर्मल केस वाला डायग्राम ही है, क्या कि पहले सिग्मा, फिर सिग्मा स्टार, फिर उसके बाद पाई, जैसे कि आपका किसका बना था, B2 का, C2 का, उस टाइप का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके सामने बनता है। अब इसमें अगर मैं CO की जगह NO कर दूं तो यहाँ पर आपका बेसिकली NO का स्ट्रक्चर भी सेम टाइप का ही होगा, ठीक है। CO की जगह अगर NO कर दूं तो वो भी आपका सेम टाइप का होगा। तो ये हर टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए फॉलो करेगा जिसमें से एक में sp मिक्सिंग हो रही हो और एक में sp मिक्सिंग ना हो रही हो। तो NO पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, इनका अगर आपको कुछ भी कंपेयर करना हो तो इस डायग्राम को फिल करके आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो CO में बेसिकली जो मेन कैरेक्टर होता है, कोल्सन डायग्राम होता है, बहुत आसानी से ध्यान से समझाने वाली चीज है, लेकिन अभी इतना ध्यान से मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा 15-20 मिनट और लग जाएंगे। तो बात इसलिए इसमें ऐसी होती है कि इसमें जो इसका ये होता है ना होमो, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये क्या होता है, इसमें पार्शियली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। ये बस मेन बात है, आप इतनी बात ध्यान में रखिए बस। इसके बाद बात करें अगर हम पॉलीएटॉमिक डायग्राम्स की, तो पॉलीएटॉमिक डायग्राम्स में पता क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपका एक सेंट्रल एटम लेते हैं और बाकी बचे हुए जो लिगेंड्स होते हैं ना वो बनाते हैं एक तरीके का लिगेंड ऑर्बिटल्स, ठीक है, LAGO बनाते हैं, लिगेंड एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो LGO जो बेसिकली बनते हैं, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, सॉरी LGO, ये क्या करते हैं, इस तरीके से आपस में इंटरेक्ट होते हैं और अपने आके सेंट्रल एटम के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ये नाइट्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स हो गए। अब इनमें कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये सिर्फ हमें कौन बताती है, ग्रुप थ्योरी की थोड़ी स्टडी करनी होती है तब हमें ये बताता है। लेकिन फिर भी आपको एक ओवरऑल मैं स्ट्रक्चर का आइडिया बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपके LGO बनेंगे। देखो सबसे कम एनर्जी वाला LGO ये बनेगा जो कि A1 रहा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा LGO ये बनेगा। ये फेज की बात बोल रही, ये फेज की बात चल रही है, कहां पर फेज कौन सा बनेगा। इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप BH3 का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने आपके सामने H मान लीजिए ये आपका H2F या फिर H2Cl, इनके बारे में ये इंटरेक्शन है। यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन क्या करेंगे, 2 LGO बनाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर ये 2S और 2P आएगा, ठीक है। इसके बाद इस LGO में से एक LGO इसके साथ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जो कि हमेशा 2PZ बनाता है और ऊपर बन जाएगा सिग्मा स्टार। इसके बाद दूसरा LGO क्या करेगा, इस S के साथ इसके 1S से ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा तो इसका एक सिग्मा और सिग्मा स्टार और 2 बन जाएंगे इसके नॉन बॉन्डिंग क्या नाम है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये SF6 का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक बार बाई चांस उसने पूछ लिया था कि किस तरीके से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये सामने यहाँ पर दिखा दिया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख सकते हैं। अब ये NO+ है ना, तो जो CO+ वाला स्ट्रक्चर है वहां से निकाल सकते हो। O2+ वाला सीधा निकाल सकते हो, O2 बनाता है। N2+ वाला सिंपल केस होगा, C2+ वाला सिंपल केस होगा, तो इनके बॉन्ड निकाल सकते हो। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 का। देखो दिसंबर 2019 के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद ये O2- इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो। सीधा O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, उसमें इलेक्ट्रॉन भरो अपने हिसाब से, ज्यादा कम करो, प्लस होंगे तो माइनस कम कर दो, माइनस होंगे तो बढ़ा दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में सारी की सारी बात, जो आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो फाइनली हमारी केमिकल बॉन्डिंग पूरी की पूरी रिवाइज हो गई है। तो क्लास कंप्लीट हो गई है। अब क्लास कंप्लीट होने के बाद 10-15 मिनट रुकिए, मैं आपको टेलीग्राम पर आकर मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद लगातार जुड़े रहने के लिए। और हाँ,
जो लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं, ये एक तरीके का रिवीजन क्लास है, तो इसमें हर तरीके के टॉपिक्स मैं आपको नहीं बता पाया, लेकिन हाँ जो एक रिवीजन चाहिए होता है ना कि इतनी चीजें पढ़कर जानी ही जानी है, तो इतनी चीजें आपको पढ़कर जानी ही थी। बाकी होपफुली आपने जो पॉइंट्स मैंने मिस किए हैं, जो डिटेल स्टडी इन पॉइंट्स की है, उन पॉइंट्स को आपको पहले से सीख रखा होगा। नहीं सीख रखा होगा तो हमारे फुल कोर्स में या फिर हम आपको आगे आकर लगातार उनके बारे में भी बात करने की कोशिश जरूर करेंगे आप सभी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जो लोग बाद बीच बीच में भागे थे इधर उधर, उनको भी धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं 10-15 मिनट बाद टेलीग्राम चैनल पर, और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से मैट कैंप क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।